को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कोरोना नामक महामारी ने सारी दुनिया को हिलाते रख दिया था। मैं पहले बहुत सारे विषय पर लेक्चर्स लेती थी, मोटिवेशनल, टाइम मैनेजमेंट और एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कोरोना आने के बाद से मैंने सोचा कि हमारा जो मन है, पहले भी सोचती थी, इस विषय पर काफ़ी लेक्चर लिए थे, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावशाली ये विषय नहीं लगता था, बदलते रहते थे। लेकिन इस विषय को कोरोना आने के बाद में कोई दूसरा विषय आता ही नहीं है दिमाग में। तो अपन अगर आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि हाँ नहीं, ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमको अटेंड करना ही है जबरदस्ती, तो उस भाव से ना बैठिएगा। हम सच में एक हृदय की बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं, मन की बात करने के लिए बैठे हैं। ये जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कैसे मन को समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हम बात करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मोबाइल प्लीज साइलेंट मोड पे कर लीजिएगा। और आप में से जिसको भी जाना है बाहर या वो कंफर्टेबल नहीं है यहाँ बैठने में, वो अभी चले जाएं। जब हम बात कर रहे होंगे तो बीच में आने जाने को कृपया निषेध करें। और दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम। जैसे मान लीजिए, आपको ध्यान होगा पुराने ज़माने में जब बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं होती थी ना लाइट्स वगैरह की, तो मेरे घर में एक पंखे के साथ में ऐसे तार लगा हुआ था, तो बीच बीच में हुक्स थे उसमें, समझ रहे ना, ताकि वो तार मान लीजिए किसी कारणवश एक कील से और दूसरे कील तक निकले तो पूरा का पूरा नीचे ना गिर जाए। तो हुक्स की सहायता से हम उसको बीच बीच में जोड़ देते थे। तो वैसे ही मैं जो लेक्चर्स आपके सामने जो बात रखने जा रही हूँ, उसमें छोटे छोटी कहानियां बताऊंगी, छोटे छोटे उदाहरण बताऊंगी, ताकि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कहानियां हैं, जो भी उदाहरण है, वो हुक्स हैं जो हमारी बात को फंसा के रखेंगे, उसको दिमाग से विस्मृत नहीं होने देंगे, हम भूलेंगे नहीं। दूसरा एक और बताऊंगी चीज कि एक बार नक्षत्र शास्त्र की क्लास चल रही थी, तो आकाश में चांद तारे पढ़ा रहे थे शिक्षक बच्चों को। तो एक बच्चा जो है वो शिक्षक का नाखून पड़ा हुआ था टीचर का, और उस नाखून में मैल था। तो वो बच्चा जो है ना, वो देख ही नहीं पाया कोई भी तारा। मान लीजिए वो बता रहे हैं कि ये शुक्र है, ये बृहस्पति है, ये मंगल है, लेकिन बच्चा सिर्फ उसी में फंस के रह गया कि टीचर का नाखून पड़ा हुआ है और उसके अंदर मैल है ना। तो हमें जो बात हम करने जा रहे हैं उसमें नहीं फंसना है कि ये क्या बात करी जा रही है, ये बात इंडिकेशन कहाँ कर रही है, ये बात इशारा कहाँ कर रही है, हमें लेके कहाँ जा रही है, ये जरूर याद रखना है ना। कई बार क्या होता है, हम नाखून में फंस जाते हैं, नाखून के मैल में फंस जाते हैं और तारा देखने से वंचित रह जाते हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये ध्यान रखें कि हम यहाँ पर कोई बड़ी चीज करने आए हैं, कोई बड़ी बात करने आए हैं, उसमें जो तरीके हैं वो बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन जो बात है वो बहुत गहरी है, बहुत प्रभाव डालने वाली है, बशर्ते हमारा जो बोर्ड है वो साफ हो। यदि बोर्ड पे पहले से बहुत कुछ लिखा है, आप सब जानते हैं, तो मेरे लिए आपके लिए कुछ भी लिखना वहां पर दिक्कत दे सकता है। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा साफ कर लिया बोर्ड को, तो बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी जा सकती हैं। तो अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को, अपने आप को थोड़ा सा खुला रख के आज हम देखेंगे कि क्या बात हम करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी मनुष्य सफल है या असफल है, सुखी है या दुखी है, उसकी सारी की सारी जो सफलता है, आनंद है, उसके जीवन की उपलब्धियां हैं, वो सारी की सारी उसके मन की गहराई में छुपी हुई है। अब ये मन क्या है, ये भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस मन को समझ के हम पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ना केवल खुद पे, ना केवल परिस्थितियों पे, बल्कि पूरे संसार पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ ये है कि हम ये समझें कि ये मन आखिर है क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है उससे बड़ा उपद्रवी संसार में कोई नहीं है। हम कहते हैं कि हम मान लीजिए अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं, या हम अपने किसी रिश्तेदार का नाम ले दें कि उसको कोई परेशानी है तो उसके कारण हम परेशान हैं, मेरी जॉब में प्रॉब्लम है इसलिए मैं परेशान हूं। ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में है। अभी हम ये जितना भी समय बचा है, 2 घंटे में से थोड़ा सा तो मैं माफी चाहूंगी, हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन इस 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में जितनी भी हम बात करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ, सच में इस मन से बड़ा उपद्रवी कोई नहीं है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी उपद्रव हैं, वो सारे के सारे इस मन में। और मैं जब आपसे बात करूंगी ना, तो मैं बार बार यहाँ हाथ लगा सकती हूँ, लेकिन मन यहाँ नहीं है ना, ये तो मस्तिष्क है। वो फिर मन कहाँ है, मन क्या है, ये हम बातें करेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे कि इसका ये उपद्रव क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मन से बड़ा उपद्रवी इस संसार में कोई नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं एक लड़का बैठा है ना। आप ऐसे सोचिए, एक लड़का बैठा था और उसके दोस्त ने आके बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई।
अब वो लड़का जो है वो बोलने लग गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी बताता हूँ उसको, मेरी गर्लफ्रेंड थी ये वो। थोड़ी देर बाद उसको ध्यान आया, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। आप समझ रहे हैं, गर्लफ्रेंड है ही नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड भाग गई, इस बात पे उसने परेशान होना और उलझुल बोलना चालू कर दिया। तो ये हमारा मन है, हम देख भी नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं, किसी ने हमको मोटिवेट कर दिया और हम उचक गए। दूसरा सीन देखिए, एक लड़का है, दो लड़के हैं और एक स्कूटर है ना। ये प्रतीक है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कि छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे उदाहरण, उनसे मैं बात करूंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो एक बार दो लड़के हैं, एक लड़का अमीर है, एक गरीब है, उनकी छोटी सी कहानी है। तो अमीर लड़का जो है वो गरीब लड़का अपने अमीर दोस्त से स्कूटर मांगने जाता है। क्या मांगने जाता है? स्कूटर। अब उसको चाहिए, उसके घर उस दिन मेहमान आने वाले हैं। वो जाके रास्ते में पहुंचने से पहले क्या क्या सोचता है, मुझे पता है वो स्कूटर नहीं देगा, वो कोई बहाना बना लेगा। क्या बहाना बनाएगा? बोलेगा पेट्रोल नहीं है, तो मैं बोलूंगा पेट्रोल में डलवा लूंगा। अगर मान लो वो ये बोलेगा कि स्कूटर खराब हो गया है, तो मैं उससे कहूंगा कि मैं स्कूटर ठीक करवा लूंगा। लेकिन वो ना अमीर है, भले ही कितना भी मेरा दोस्त है, लेकिन आज मेरे काम पड़ने पर मेरे को स्कूटर नहीं देगा, ब्ला अबला, इतना सारा वो सोचता रहता है। और जब अपने दोस्त के घर पहुंचता है जो अमीर है, जिससे उसे स्कूटर उधार लेना है, और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा स्कूटर, मुझे नहीं चाहिए। उसको अमीर को कुछ समझ में नहीं आता, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, उसको कैसे समझ में आएगा? वो बोलते हैं कुछ भी, इससे पहले वो चला जाता है उसके घर से। अब आप बताइए, उस बच्चे को तो मालूम भी नहीं है कि ये स्कूटर मांगने आया था। उसने अपने दिमाग में ही, अपने मन में ही एक जनरेट कर लिया, बना लिया कि मुझे स्कूटर नहीं देगा। तो अक्सर बहुत सारी समस्याएं होती नहीं है जीवन में, हम उनको अपने मन में बना लेते हैं। वो जाके उससे कहता कि मुझे स्कूटर चाहिए और वो मना कर देता, उसके बाद उसको सोचना चाहिए था। आप समझ रहे हो ना, मन से बड़ा उपद्रवी संसार में कोई नहीं है। ना तो आपने उससे स्कूटर मांगा, ना उसने आपको मना किया, ना आपने कुछ बोला, लेकिन आप रास्ते भर में इतनी लड़ाई लड़ गया। आप समझ रहे हो, अक्सर हमारा मन इस तरह के उपद्रव करता है और हम उसके बहकावे में आ जाते हैं और सारी समस्याएं पैदा होती हैं। दूसरा सीन देख रहे हैं, एक भैंस है, खेत में खड़ी है। एक गांव में दो दोस्त होते हैं, उनकी दांत काटी रोटी है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। एक दिन अचानक पता चलता है कि उनकी भयंकर लड़ाई हो गई। कैसी लड़ाई हो गई कि बिल्कुल दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। पंचायत बैठती है, उनको पूछती है कि भाई तुमने झगड़ा क्यों किया? बोले हमको बताने में शर्म आ रही है। झगड़ा करने में शर्म नहीं आई, बताने में शर्म आ रही है, क्या हुआ बताओ तो जैसे तैसे वो स्टोरी जो बताते हैं वो इस तरीके की है कि वो दोनों पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हैं। आजकल जैसा हो रहा है, पढ़ाई चल रही है, साथ में बेरोजगारी की समस्या का भी सामना कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि मान लीजिए राम और श्याम उनके क्रमशः नाम है। तो राम कहता है कि मैं सोच रहा था कि पढ़ाई के साथ साथ मैं एक खेत खरीद लेता हूँ ताकि मेरे जो पिताजी हैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो सबने बोला इसमें क्या दिक्कत है, इसमें झगड़ा कहाँ से हो गया, ये तो अच्छी बात है। बोले सुनिए, तो मैंने सोचा कि खेत खरीद लेता हूँ, उसको मैं वहाँ पे काम करूँगा, खेती करूँगा। तो इसने बोला कि मैं भैंस खरीद लेता हूँ, मुझे ना भैंस पालन में मजा आता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोलता है मेरी भैंस जो है ना तेरे खेत में चरने आएगी, शाम की भैंस राम के खेत में चरने जाएगी। ऐसा कैसे होगा भैया, मैं मेरे खेत में इसकी भैंस को क्यों चरने दूंगा, ये नहीं हो सकता। तो आप सोचिए, ना तो खेत है ना भैंस है और लट्ठम लट्ठा हो रही है। आप समझ रहे हो ना, जीवन ऐसा ही है। हम बहुत सारी उन चीजों से परेशान हैं जिनका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम शेख चिल्ली की कहानियां पढ़ते थे ना छोटे थे, जब आपने कभी पढ़ी होगी, कि वो दिन में सपने देखा करता था। हम में से बहुत सारे लोग दिन में सपने नहीं देखते, दिन में परेशानियां देखते हैं, और वो परेशानियां देखते हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद है ही नहीं। हकीकत में परेशानी का वजूद होता है, वो हमें मोटिवेट करने के लिए होता है। हकीकत में जब परेशानी आती है तो कुछ और नई शिक्षाएं देके जाती है। जब उड़ान बाधित होती है तो आप मान के चलिए कि और नए आकाश खुलता है। कैसे खुलता है, कैसे हम अपने मन से ही परेशान होते हैं, ये चर्चा हम और आगे करेंगे। देखिए, हमारा जो मन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, माइंड, वो आप सबने सुना होगा कि 3 तरह का होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं कि हमारे मन की गहराइयों में सारा छुपा है, चेतन, अवचेतन, अचेतन, ये ठीक है। लेकिन ये 4 शब्द और हैं, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड और अल्टीमेट माइंड। अभी हम थोड़ा सा समझें मन को समझने के लिए कि मैंने आपको बताया ना कि खेत है ही नहीं, भैंस है ही नहीं, और लड़ाई, स्कूटर मांगने गए ही नहीं और पहले ही हमने रिजेक्ट कर दिया कि वो देगा ही नहीं स्कूटर। तो ये जो हमारा मन है, ये सारी जो गड़बड़ियां हैं वो इन 3 मनों में होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये सारी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी इनकी है। फिर उसके बाद में सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है?
जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा परिवार, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा समाज उसके सुपर कॉन्शियस माइंड को खत्म करता है। कैसे? ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना है, ये गलत है, उसको एक कंडीशनिंग कर दी जाती है उसके दिमाग की, उसको ट्रेनिंग दे दी जाती है इतनी सारी, और उसका सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड बनना चालू हो जाता है, और सुपर कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाता है, खत्म होता चला जाता है। सुपर कॉन्शियस माइंड किसका एक्टिवेट होता है, क्या होता है, ये हम थोड़ा सा उदाहरण से समझेंगे। जो व्यक्ति गलती से भी, अनजाने में भी, किसी तरीके से उसके माता पिता के द्वारा, उसकी परिस्थितियों के द्वारा या उसकी खुद के द्वारा अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को बचा जाता है। कैसे? कि मतलब वो अपना कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस डेवलप नहीं होने देता। वो कहां पहुंच जाता है हम देखेंगे, वो थॉमस अल्वा एडिसन बन जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे, आप में से कोई बताएंगे प्लीज? थोड़ा सा इंटरेक्टिव करेंगे तो मजा आएगा आपको भी। ऐसा करके बता दें मुझे फटाक से, आप जानते हैं एडिसन कौन थे? एडिसन, पीछे से मुझे आवाज आई, बल्ब का आविष्कार करने वाले थे, ठीक है। उसके अलावा वो कौन थे? 1093 पेटेंट उनके नाम थे। हमारे विश्वविद्यालय में 2, 4, 6 पेटेंट हो जाते हैं तो हमको बड़ी मदद हो जाती है कि अरे भैया हमारे विश्वविद्यालय में अच्छा काम हो रहा है। और उस अकेले व्यक्ति के नाम पर 1093 पेटेंट थे। उनने कितना काम किया हम सब जानते हैं, लेकिन वो बेसिकली क्या थे? अगर हम उनकी कहानी को देखते हैं तो एक छोटा बच्चा है, 6-7 साल की उम्र में स्कूल जाता है, और 2-3 महीने बाद ही स्कूल से एक चिट्ठी लेके आता है और माँ को कहता है कि माँ मुझे चिट्ठी दी गई है और कहा गया है कल से तुम स्कूल मत आना। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? मैं कल से स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा? माँ ने कहा इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बच्चा इतना प्रतिभाशाली है कि हम अपने स्कूल में इसको नहीं पढ़ा सकते, इसकी प्रतिभा के हिसाब से, इसकी इंटेलिजेंसी के हिसाब से हमारे पास टीचर्स ही नहीं हैं, तो आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाइए। तो बेटा आप कल से मैं तुम्हारी टीचर बनूंगी। उनके पास में इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो तुम्हारी क्षमता का उपयोग कर सके, तो कल से अब तुम स्कूल नहीं जाओगे, मम्मी से पढ़ोगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब आप देखिए, वो बच्चा जब अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उनके पुराने कागज देख रहा था लॉकर में रखे हुए, तो उसमें उसको एक चिट्ठी मिली, और उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसलिए इसको स्कूल से निकाला जा रहा है, कल से इसे स्कूल नहीं भेजना। आप सोचिए कि उस मंद बुद्धि बच्चे को उसकी माँ ने ये नहीं बोला कि तू मंद बुद्धि है, उसने बोला कि तुम जो है वो विशेष हो। आज जो हम बातें कर रहे हैं, है ना, कि मैं तुमको पढ़ाऊंगी, और उस बच्चे ने जीवन में इतनी असफलताएं हासिल की, लेकिन वो कभी हारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रह गया। उसको बहुत ज्यादा बंधन नहीं मिले, उसको बहुत ज्यादा ये नहीं करना नहीं मिला, उसको वो मिला जो वो करना चाहता था। दूसरी और एक कहानी देखते हैं हेलन केलर की। आप में से कितने लोग जानते हैं हेलन केलर के बारे में? प्लीज बताएं, हाथ खड़ा करें। हेलन केलर जो जन्म से तो नहीं, जब वो 18 महीने की थी तो उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो देखने, सुनने और बोलने तीनों में समर्थ नहीं रहे। आप में से जो भी लोग पढ़ सकते हैं प्लीज हेलन केलर की आत्मकथा पढ़े कि 18 महीने की उम्र में, 1.5 साल की उम्र में बच्ची के साथ में ऐसा कुछ हो जाता है कि वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। उसके बाद उसके जो मदर फादर हैं, उसको टीचर मिलती है ऐसी जो उसको पढ़ाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसके सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। वो लड़की बिना देखे, बिना बोले, बिना सुने अपनी क्षमताओं को अंदर से विकसित करती है। और आप में से कई लोगों को पता होगा, तो आप जानते होंगे, वो अपनी उम्र में 18 अमेरिका के अध्यक्षों से मिल चुकी थी। 78 देशों की उसने 78 साल की उम्र से उसने चालू किया यात्राएं करना। तो वो मतलब 5 महाद्वीप का सफर कर चुकी थी। इतनी बड़ी वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गई कि उसका नंबर नहीं आता था, मतलब लोग अगर बुलाना चाह रहे हैं तो वो लगता था। पूरा उसने इतना ज्यादा अपने आप को डेवलप कर लिया। उसकी लिखी आत्मकथा का कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ, वो सबसे ज्यादा बिकने वाली आत्मकथा बन गई। तो कहने का आशय क्या है, एक अंधी, गूंगी, बहरी बच्ची जब इतना आगे पहुंच सकती है, तो वो आप और मैं जिनके पास ईश्वर के दिया सब कुछ है, हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आवश्यकता किस चीज की है कि हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को पहचानें। अब सुपर कॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे डीएक्टिवेट होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि प्रेम और क्रोध, है ना, लव एंड एंगर, दो ऐसी एनर्जी है कि अगर आप इनको दबाते हैं अपने भीतर, तो ये जो माइंड है सुपर कॉन्शियस माइंड, ये डीएक्टिवेट हो जाता है, और वो तीनों माइंड जो है वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं।
जब आप किसी बच्चे के या किसी भी बच्चे का ही कहेंगे हम उदाहरण पहले, जब बचपन में आपके गुस्से को दबाया जाता है ना, आपको किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है लेकिन आपको ये सिखाया जाता है नहीं नहीं आपको सभ्य बनना है, गुस्से का प्रदर्शन नहीं करना है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो अंदर ही अंदर वो गुस्सा खत्म नहीं होता है, वो इन सारे दिमागों का निर्माण कर लेता है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जनरेट हो जाते हैं और सुपर कॉन्शियस माइंड हमारा खत्म होता चला जाता है। और आगे हम पूरे इसी वार्ता के दौरान यही बात करेंगे। अभी इसको हम दूसरे माइंड के स्वरूप को समझते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड क्या है? आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं कि किसी को फोन लगाएं, है ना, किसी से हमें काम है, उससे बात करना है और अचानक उसी का फोन आ जाता है, या हमको किसी से मिलना है, वो बंदा अचानक हमको रास्ते में मिल जाता है ना, तो हम इसको बोलते हैं कि टेलीपैथी हो गई। वो एक्चुअली कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, यानी एक माइंड और दूसरा माइंड दोनों मिलके क्या बन गए? कलेक्टिव कॉन्शियस। मतलब एक और आप कितने सारे लोग बैठे हैं ना, आपका अपना अपना माइंड है और यहाँ मेरा माइंड है, हम सारे लोगों की तरंगे मिलकर एक बन रही है। और अच्छे से समझाते हैं कि जैसे कोई पिक्चर है, कोई गाना है, कोई हीरो है, अचानक हिट हो जाता है रातों रात, वो कैसे हो जाता है? अगर आप बाद में देखोगे तो आपको लगेगा अरे इसमें इतनी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन वो क्या होता है कि सारे लोगों का कलेक्टिव कॉन्शियस एक साथ जोर मारता है। अब मैं और आगे आपको समझाऊंगी कि कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की मतलब उसको अगर हम समझते हैं तो क्या हमको फायदे हो सकते हैं, और अगर हम उसकी संरचना नहीं जानते तो क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपका कॉन्शियस और मेरा कॉन्शियस जब इकट्ठा हो जाता है, दो लोगों का या दो से ज्यादा का, तो उसे हम कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड कहते हैं। उसके अपने जानने के फायदे हैं कि ये किस टाइप का माइंड है। तीसरा माइंड है स्पॉन्टेनियस माइंड। ये क्या है कि हमको अचानक कोई विचार आता है। आप में से अगर कुछ लोग क्रिएटिव कुछ करते हैं तो आप जानते होंगे कि अगर कुछ भी हमें करना है, जिसको मूड कहते हैं कि आज मेरा लिखने का मूड नहीं है, आपने सुना होगा मैं पोएम्स लिखती हूँ, है ना, तो पोएम अचानक से आती है अंदर से, और अगर आपने उस समय उसको नहीं लिखा तो फिर वो वापस नहीं लिखी जा सकती। तो जीवन में जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हुई है, जैसे मान लीजिए मेडिकैप्स में आज अपन बैठे हैं, किसी दिन किसी के मन में एक विचार आया होगा कि अरे ऐसा कॉलेज खोला जाए जो आज विश्वविद्यालय बन गया, है ना, तो वो स्पॉन्टेनियस अगर आपने उसको एक्शन में ला दिया तो आप जीवन में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि हम बैठे हैं, कुछ करेंगे, कुछ विचार आया, अच्छा देखेंगे, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। आप समझ रहे हैं ना, दिमाग में, मन में 60,000 विचार रोज आते हैं। अब 60,000 विचार पे तो काम नहीं कर सकते, फिर हमको क्या करना है, कुछ छांट लेना है, कुछ हमें हमारा पसंद का निकाल लेना है। अभी मैं पूरा आपको समझाऊंगी कि कैसे स्पॉन्टेनियस माइंड की प्रवृत्ति समझने के बाद में, उस माइंड को समझने के बाद में हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अल्टीमेट माइंड। अल्टीमेट माइंड क्या है कि जैसे मान लीजिए हम सब बैठे हैं और ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम सब हैं। मान लीजिए एक फिल्म है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, कैमरामैन है, पूरी टीम है, लेकिन जिस पर्दे पर वो चलती है फिल्म वो है ये स्क्रीन। तो हमारा जितना भी गतिविधियां हैं जीवन की, वो सारी जिस पर घटित होती है वो है अल्टीमेट माइंड। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल निष्क्रिय है, वो बिल्कुल अलग है, जिसे हम प्राण कह सकते हैं, है ना। तो वो ये हम देखें कि हमारा जो माइंड है ना, उसके इस तरह के टाइप्स हैं। ये एक अल्टीमेट माइंड कैसा है कि उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो हमको जानना है, जब हम काम करेंगे डेली लाइफ में, तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि अभी मेरा सुपर कॉन्शियस एक्टिवेट हुआ है, अभी स्पॉन्टेनियस, अभी कलेक्टिव कॉन्शियस, और अभी मैं इनके चक्रों में पड़ गया हूँ, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस अभी मुझे परेशान कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस वही करते हैं। स्कूटर नहीं दिया मित्र ने, मेरे को स्कूटर को देगा ही नहीं, उसकी जो भैंस है वो मेरे खेत में चरने कैसे आ गई, ये सारे के सारे विचार, ये सारी की सारी चीजें ये तीनों करते हैं। तो जब हम इसको समझ लेते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है, परिस्थितियों से हमें सामना करने में बहुत आसानी हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड जो है, अब मैं जो 4 मैंने आपको शक्तियों के केंद्र हैं, ये एनर्जी के सोर्स हैं हमारी। कौन से? सुपर कॉन्शियस, स्पॉन्टेनियस, अल्टीमेट और कलेक्टिव कॉन्शियस। ये जो 4 टाइप थे वो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं, और वो जो 3 थे वो हमको हमारे मन में उपद्रव पैदा करते हैं, वो और कुछ खास नहीं कर पाते। लेकिन ये एक्टिवेट कैसे होंगे, इनको हम कैसे समझेंगे? तो जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, आप देखिए, अगर आप में ढेर उत्साह है, आप में आत्मविश्वास है और आप कंसंट्रेट होकर काम कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं सुपर कॉन्शियस माइंड को खाद मिल रही है ना। जीवन में आप जब भी उत्साह से काम करेंगे, कंसंट्रेट होकर करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, तो किसकी पहचान मिलेगी आपको कि ये सुपर कॉन्शियस माइंड के एक्टिवेट होने के बाद कुछ ना कुछ आ रही है। कलेक्टिव कॉन्शियस
कॉन्शियस माइंड दूसरे टाइप का मैंने आपको बताया था। आपको जो भी समझ में नहीं आया ना कि ये माइंड का टाइप समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन ये बीच में भी कर सकते हैं आप हाथ खड़ा, और बाद में भी लेक्चर के मैं थोड़ा सा समय निकालूंगी कोशिश करके, आप मुझे पूछिएगा, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया टाइप्स माइंड के तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस में क्या है, देखिए कि हमको कैसे कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड कैसे परेशान करता है और कैसे सपोर्ट करता है, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं ये बोलूँ कि मुझे अमिताभ बच्चन पसंद है ना, और सर ने बोला कि मुझे शाहरुख खान पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की अपनी अपनी पसंद है। लेकिन मैं बोलूँ कि अरे शाहरुख खान को कहाँ एक्टिंग आती है, कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ शाहरुख खान, और सर बोलेंगे अच्छा अमिताभ बच्चन के सामने शाहरुख खान, मान लीजिए उनके अपने विचार है, तो आपकी पसंद आपकी है, मेरी मेरी है, इसके पीछे झगड़ा क्यों? समझ रहे ना, क्रिकेट आपको देखना पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम, मेरे पसंद की टीम हार गई, मेरी पसंद की टीम जीत गई, उसके पीछे हम लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अरे फलानी पार्टी को मैं वोट देता हूँ, तुम दूसरी पार्टी को, हम लड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड का काम है कि मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा दूसरा सोचे, मतलब मेरी बात से आपको प्रभावित होना है या आपकी बात से मुझे प्रभावित होना है। पहले आप ये देखिए, जब आप दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं तो आप अपने कलेक्टिव कॉन्शियस को कमजोर करते हैं। दूसरी बात कि दूसरों को प्रभावित करना ये भी कितना जरूरी है, ये एक अलग बात है, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की संरचना आपने समझ ली, उस पर आपने काम कर लिया, तो आपसे कोई अपनी बात गलत नहीं मनवा पाएगा। जैसे बोलते हैं ना, चने की झाड़ पे चढ़ा के अपने से काम निकलवा लिया, वो नहीं होगा। आप दूसरों के मन को समझने लगेंगे, जिसे हम हमारी आम भाषा में कह सकते हैं नब्ज पहचानना, है ना। चुनाव होते हैं, इतनी सारे विज्ञापनों पे खर्च होता है कि सारा का सारा क्या है, जनता की नब्ज पहचानना, मैं क्या करने वाली हूँ, क्या सोचने वाली हूँ। अगर आपने मेरे को अपने अकॉर्डिंग चला लिया तो ये तो मेरी हार है, क्यों चलूं मैं आपके अकॉर्डिंग, ना मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलें। लेकिन अगर मैं मान लीजिए बड़े पद पर हूं तो सबऑर्डिनेट से काम करवाना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को समझने पर हमसे कोई वो काम नहीं करवा पाएगा जो हम करना नहीं चाहते। दूसरी बात कि हमें कैसे कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रखना है, निर्णय और पसंद में निजता लानी है। मैं कोई भी डिसीजन लूंगी तो इसलिए नहीं लूंगी कि मेरे साथी ने भी लिया है या मेरे घर वालों ने लिया है या मेरे बॉस ने लिया है, मैं वो जब लूंगी जब वो मुझे पसंद है। और उसके बाद में पसंद, मैंने अभी आपको बताया कि मुझे अगर अमिताभ बच्चन पसंद है तो पसंद है, आपको अगर शाहरुख खान पसंद है तो पसंद है, लेकिन उसके पीछे मुझे झगड़ा भी नहीं करना, मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी होना चाहिए उसमें। दूसरी बात, आश्रय और आश्वासन ना खोजें। जब हम आश्रय खोजते हैं, मतलब कि इसके भरोसे मेरा काम हो जाए, कोई मुझे आश्वासन दे रहा है, मैं उसके आश्वासन में आ जा रही हूँ। मेरे को मान लीजिए कोई बोल रहा है कि इन फ्यूचर मैं आपको ये फायदा करवा दूंगा, इन फ्यूचर क्यों भाई, आपको फायदा करवाना है तो अभी करवाओ ना, फ्यूचर किसने देखा। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड पे लोग काम करते हैं और आपको भविष्य में हम ये दे देंगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आप उनके पीछे भेड़ की तरह चल पड़ते हैं। ये नहीं करना है ना। हमें ना तो किसी को झूठा आश्वासन देना है और ना ही किसी के झूठे क्या, मैं तो बोलती हूँ आश्वासन ही नहीं लेना। क्यों भाई, आप मेरे लिए भविष्य में क्या करेंगे इसको छोड़ दीजिए, आप अभी क्या करने वाले हो करके बताइए। क्लियर हो गया ना। तो ये हमको जीवन में करना है। दूसरी बात, सामूहिक उपद्रवों का हिस्सा ना बने। ये भीड़ आग लगा देती है बस को ना, आपने देखा होगा, भीड़ इकट्ठी हो जाती है एकदम से, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो क्या होता है, उस समय सारे लोगों का कलेक्टिव कॉन्शियस एक साथ जोर मारता है, उनको समझ ही नहीं आता कि वो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, उनको उकसा दिया जाता है और वो कर गुजरते हैं। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की संरचना है कि मेरे को कोई उकसा के कोई काम ना करवा पाए, मैं जो कर रहा हूं उसके लिए पूरी की पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी रहे। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की, अदरवाइज कलेक्टिव कॉन्शियस को अपने आप में समझने के लिए हमको आधा एक घंटा चाहिए। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, मेरे नंबर में शेयर करूंगी, आपको अगर लगता है कि कुछ है जिसको और सीखना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, या यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अगर आपको कंफ्यूजन है तो आफ्टर लेक्चर या बीच में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस माइंड। स्पॉन्टेनियस माइंड कब एक्टिवेट होता है और कब डीएक्टिवेट होता है? स्पॉन्टेनियस माइंड जब हम बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, है ना। मान लीजिए मेरे को यहाँ लेक्चर लेने के लिए आना है और मैं पूरे दिन यही सोचती रहूं कि मेरे को ये स्टेज पे ये बोलना है, इस पे ये बोलना है, इस पे ये करना है, इसका ये करना है, बहुत ज्यादा, मतलब इसकी नहीं एग्जैक्टली, मान लीजिए कोई भी काम करना है, हम डेटा हैंडलिंग में उलझ गए, बहुत ज्यादा विश्लेषण करने लग गए, तो जो मूल मुद्दा है वो तो गायब हो गया और वो डेटा ही बिखर गए, है ना। तो स्पॉन्टेनियस काम करना है जीवन में। कोई अच्छा काम करने का इरादा है, मान लीजिए मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे एक किताब लिखनी है, अब मैं सोचने लग जाऊं कितने पेज की लिखूंगी, किस विषय पर लिखूंगी, कितने चैप्टर होंगे, कौन पब्लिश करेगा। अरे इतना तो ठीक है, अभी पहले पेन लेके लिखना तो स्टार्ट करो,
समझ में आ गया ना? स्पॉन्टेनियस करना है जीवन में जब कोई अच्छा विचार है। दूसरा क्या है, रिग्रेट नहीं करना लाइफ में। जब आप पछतावा करते हैं ना कि अरे मैंने ये क्यों किया, मैं अक्सर कई लोगों से प्रश्न पूछती हूँ कि आपने जीवन में ये निर्णय लिया, ये ठीक लिया क्या, है ना? निर्णय तो सभी लेते हैं। तो मुझे उस व्यक्ति के आंसर से समझ में आ जाता है कि ये रिग्रेट फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति रिग्रेट फील करता है ना, वो कुछ ज्यादा जीवन में नहीं कर पाता। स्पॉन्टेनियस माइंड को अगर एक्टिवेट करना है तो भाई मान लीजिए मेरे ये मन में आई है ना कि मैं यहाँ से यहाँ कूदूं, है ना, मेरे को इच्छा हो रही है। अब मेरे को अगर ये समझ में आ गया कि नहीं साहब हड्डी पसली टूट सकती है, नहीं कूदना, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पॉन्टेनियस विचार है, नहीं कूदी। पर मेरे मन में पूरे लेक्चर के दौरान ये चलता रहा कि यहाँ से कूद के देखना है। आप उदाहरण समझिए, स्पॉन्टेनियस कोई एक्शन मुझे करना है तो जस्ट डू इट। पहले ये सोच लीजिए हड्डी पसली नहीं टूटने वाली है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। हमारे राजस्थान में बहुत इसको बोला जाता है कि एक बार एक ठाकुर रहते हैं और एक दूसरी जाति का व्यक्ति रहता है, जाट रहता है, अगर आप लोग जानते हो तो, है ना? जाट बुद्धि बहुत फेमस है कि वो कर डालता है, स्पॉन्टेनियस काम करता है। तो एक दिन वो ठाकुर जी के मतलब जो ठाकुर रहते हैं गाँव के, उनको थप्पड़ मार देता है। तो ठाकुर साहब बोलते हैं पकड़ो इसको और मारो उसको, पिटाई होती है। तो पूछते हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा ठाकुर साहब को? बोले पता नहीं, मेरे को ना चिरमिराहट हो रही थी बहुत दिन से कि इनको मारना है, ठीक है? तो वो अब जो हो रही है ना वो मिरमिराहट है, मार पड़ी है, लेकिन मिरमिराहट मेरे को चलेगी, चिरमिराहट नहीं चल रही थी। समझ रहे हो? दिमाग में कंटिन्यूएशन में एक बात चल रही है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसको ना कर ही डालना चाहिए, देखी जाएगी जो होगा। तो आपके जो माइंड में आपको बता रही हूँ ना, सुपर कॉन्शियस और ये वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साहब मेरे को मेरी हेड से प्रॉब्लम हो रही है। मेरे भी मन में आती है कई बार कि लेके एक दिन दौड़ा लो अच्छे से उनको, है ना? तो भाई आज तो मेरे को ये मैडम ने, बंसल मैडम ने लेक्चर सुना है, जाके बिल्कुल करना ही है, ये नहीं है लिसन, नहीं तो मेरे को है ना? ये क्या है कि भाई मेरी, मान लीजिए मेरे मन में कोई डर है ना? स्पॉन्टेनियस माइंड को भी छोड़िए, बहुत बड़ी बात है जो मैं करने जा रही हूँ, और मैं ऐसे हवा में नहीं उड़ा रही हूँ। मेरा भी बहुत सालों का अनुभव है टीचर्स के साथ में। कोई हमारे मन में डर है, कोई हमारे मन में बात है, किसी से हमको कोई समस्या है, ठीक है? अब हम उसको नहीं कह पा रहे साहब, नहीं कह पाते। अब हम अंदर ही अंदर परेशान हो रहे। कितने दिन हो गए साहब, वो चिरमिराहट कितनी सहन करोगे, है ना? अब मिरमिराहट भी कई बार नहीं होती। आपने जाके, मैंने जैसे बताया अभी, अगर कर दिया तो आपकी जॉब जाएगी और मेरी साख, है ना, कि बंसल मैडम का लेक्चर सुनने के बाद में हाथापाई होगी, कल पेपर में आ जाएगी। वो नहीं करना अपन। अब ध्यान से सुनिए, मेरा मतलब गिन के 2008 में मेरी जॉब लगी, अभी कितने साल हो गए पता नहीं, आप गिन लीजिए। इतने सालों का टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन मैंने भी किया है। पूरे भारत भर से आए हुए टीचर्स ने, जो मतलब शिक्षकों ने जो उनको सिखाते हैं, विशेषज्ञ विषय के, उन्होंने किया। उससे मैंने सीखा है कि विरोध करिए, बहुत जरूरी है विरोध करना, लेकिन विरोध की एक तमीज होना चाहिए। विरोध में हम अक्सर बदतमीज हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, आप समझिएगा। विरोध करना बहुत जरूरी है। आपको कुछ खराब लग रहा है, आपको बताना जरूरी है, लेकिन उसमें एक तमीज होना चाहिए। मैं मेरे लेक्चर में आगे आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कैसे हम क्रोध का प्रदर्शन गलत समय पर गलत कारण से कर बैठते हैं, क्योंकि हमको ये पता नहीं है। स्पॉन्टेनियस माइंड जब हमारा एक्टिवेट होता है तो हमको क्रिएटिविटी करनी है, हमको हमारे गुस्से को एक सही दिशा देनी है, ना कि वो मैडम ने वो एग्जांपल दिया था, स्पॉन्टेनियस मेरे दिमाग में आ रहा है, इसको चाटा मारना, बस जाके। चाटा मारने का तरीका और भी तो है। कोई गुड़ देने से अगर मरता है तो उसको जहर क्यों दिया जाए? लेकिन जहर खुद को नहीं देना है। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी भर खुद को ही जहर देते रहते हैं, खुद को ही कोसते रहते हैं। उनका अपना ही मन उनको परेशान करता रहता है, उनको पता भी नहीं होता। तो स्पॉन्टेनियस माइंड एक्चुअली क्या करने के लिए है कि स्पॉन्टेनियस मेरे दिमाग में कोई विचार आया, मुझे उसको एक्शन में लाना है, लेकिन एक उसके ऊपर फिल्टर लगाना है, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है ना? जैसे मेरे मन में आया कि मेरी हेड को जाके मुझे आज तो चप्पल से धोना है, ठीक है, लेकिन क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? मेरे मन में विरोध तो है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का क्या कोई असहयोग आंदोलन नहीं है? अब समझ रहे हैं? उसके बाद में मेरे मन में अगर ये विचार आया कि मुझे जाके मेडिकैप्स में लेक्चर लेना है, तो इससे बेहतर क्या कुछ हो सकता है? नहीं, तो फिर चलो मेडिकैप्स में लेक्चर लेके आते हैं। आप समझ रहे ना? इच्छाएं जो मन में आती
आती है, काम करने की जो चीज मन में आती है, स्पॉन्टेनियस जो विचार आते हैं, उसमें सिर्फ एक आगे लगाना है, इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? अगर उससे बेहतर कुछ हो सकता है तो आप वो करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता तो आप वो जरूर करिए, बजाय इसके कि मैं फांसी लगा लूं या मैं अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन पागल हो जाऊं। ये ज्यादा बेहतर है कि मैं मेरी हेड को जाके पीटाऊं। आप समझ रहे हो? बात को समझने की कोशिश करना, और हेड सारे सावधान हो जाना, है ना? आज मैंने कुछ ऐसा बोल दिया। नेक्स्ट, अल्टीमेट माइंड, है ना? अल्टीमेट माइंड क्या करता है? वो सारी चीजों से अप्रभावित रहता है, वो सब कुछ देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। वो दृष्टा है। दृष्टा भाव से जिस दिन हमने जीवन जीना सीख लिया, है ना? आपने सुना होगा ना कि कमल जो है वो कीचड़ में रहता है, लेकिन वो खिला रहता है, कीचड़ का उस पर प्रभाव नहीं आता। तो हमको जीवन में ये समझना है कि एक माइंड ऐसा भी है जिस पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो दृष्टा भाव से सारी चीजें देखता है। कि थोड़ा सा अध्यात्म का भी विषय है, और इस पे अगर हम बात करेंगे तो बड़ी लंबी खिंच जाएगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि कुछ है हमारे भीतर जिस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, और जब हम बहुत ज्यादा दुखी हों तो हमें सोचना चाहिए कि ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के गुंताड़े हैं और कुछ नहीं है। कुछ है अंदर, ऐसा माइंड भी है जो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल निरधिकार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको उसकी तरफ ध्यान ले जाना है, ये समझना है कि ये सारा का सारा बाहरी है, मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो बिल्कुल प्रभावित नहीं है। जब आप इस तरह से समझने लगेंगे ना, तो बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, अंदर एक ऐसी शांति रहेगी, अंदर एक ऐसा आनंद रहेगा, हम समझ पाएंगे कि हाँ ये क्या हो रहा है। आगे चलते हैं और बहुत हमको इलोबरेट करेंगे इन सारी चीजों को। सर ये देखिए, ये मैंने प्रतीक रूप से दिखाया है कि हमारा जो कॉन्शियस है उसके 7 लेयर्स है ना? 7 लेयर्स कौन से हैं हमारे कॉन्शियस के? देखिए, हेलो हेलो, देखिए ये 7 लेयर्स है मेरे कॉन्शियस के, आपके कॉन्शियस के। बॉडी, ब्रीथ, बॉडी, ब्रीथ, ठीक है ना? तो बॉडी क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आजकल बहुत सारी समस्याएं हमें इसलिए हो रही है, कोरोना में भी ज्यादा समस्या उनको हुई जिन्होंने बॉडी पर काम नहीं किया। बॉडी 24 घंटे चल रही है, शरीर हमारा 24 घंटे काम कर रहा है। जब हम सो जा रहे हैं ना, तब भी कोई हार्ट पंप करना बंद नहीं कर रहा है, लेकिन हम बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं? 24 घंटे में 24 मिनट अपने शरीर के लिए निकालना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये आपका निर्णय है, लेकिन आप अपने आप से ये जरूर पूछिएगा कि 24 घंटे मेरा चलने वाला शरीर अगर 24 मिनट भी मुझसे नहीं पाता है तो ये कितने दिन चलेगा? मैं एक चीज आपको बता दूं कि अभी हम लोग यंग हैं, ज्यादातर लोग, है ना? तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर 45, 50, 55 जो लोग हमसे बड़े हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि वो यही कहेंगे कि हमने क्या खो दिया हमको ही नहीं मालूम। हम काम करते रहे, हम जीवन की भागादौड़ी में लगे रहे, और हम इतनी बीमारियों के शिकार हो गए। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को एक्स है, किसी को वाई है, इतनी सारी बीमारी है। क्यों है? क्योंकि 24 घंटे चलने वाले उस शरीर को 24 मिनट आपने और मैंने नहीं दिए। उसको 24 मिनट चाहिए, अलग से चाहिए, कैसे भी आप निकालिए, ये 24 मिनट मेरे शरीर के लिए है ना? तो जो हमारे 7 लेयर्स हैं, है ना, उसमें से आपको सबको मेरी आवाज आ रही है ना? बिना माइक के बोलूं 10 मिनट, है ना? जो 7 लेयर्स हैं हमारे, उसमें बॉडी जो है वो 24 मिनट मांगती है, पहला लेयर है। उस पर हम चाहें तो 7 दिन का सेमिनार कर सकते हैं, तो कोई ज्यादा बात नहीं कर सकते। दूसरा लेयर है ब्रीथ, है ना, सांस जो हम ले रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरी जो ब्रीथ है वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन मैंने सांस ली है, और जिस दिन मैं मरूंगी मैं सांस छोड़ूंगी। तो जो जीवन है वो इस सांस लेने और छोड़ने के पीछे। दुनिया में आते ही सबसे पहला काम जो आपने और मैंने किया था वो सांस लेना, और जब जाते वक्त हम लास्ट काम करेंगे वो होगा सांस छोड़ना। ब्रीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम में से कितने लोग हैं, कोरोना ने तो फिर भी हमारा ध्यान आकर्षित करवाया कि ब्रीथ भी कुछ है। अदरवाइज अमीर आदमी तो नौकर रख ले कि मेरे बदले की सांस लो, समझ रहे? किसी को ध्यान ही नहीं देता सांस क्या। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब मन में ऐसे विचार आए कि नियंत्रण से बाहर है, कुछ परेशानी है, अब अपनी सांस पे ध्यान दीजिएगा। आपकी सांस बता देगी, है ना? अगर आपकी सांस अनियंत्रित है मतलब आपके मन में कुछ अनियंत्रित है, और अगर आपकी ब्रीथ कंट्रोल में है मतलब सब कंट्रोल है। आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। आपको जब भी जीवन में कभी परेशानी हो अपनी सांस पर ध्यान दीजिएगा, है ना? और कैसा ध्यान देना है? कुछ नहीं करना उसके लिए आपको। बड़े बड़े मेडिटेशन ये वो मैंने बहुत ट्रेनिंग्स की है, बहुत योगा टीचर
एकदम टॉप तक पहुँच गई थी कि बस इसके बाद मैं योगा टीचर बनाने जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा और ये समझा तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रीथ तो बहुत छोटी सी चीज़ से समझी जा सकती है। वो क्या है कि जब भी आप परेशान हो या जब भी आपको लगे कि मुझे ब्रीथ के लिए कुछ देना है, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। जन्म लेते ही सबसे पहले क्या करते हैं और जाते वक्त सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो ये सांस का लेना और छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको हम कैसे टाइम दें, इसके लिए हम क्या करें साहब, हमारे पास तो समय नहीं। जब भी आप कभी ऐसा परेशान महसूस करें या आपको याद आए कि यार एक हमारे कॉन्शियस का लेयर ब्रीथ, आपको सिंपल एक काम करना है, बैठ जाना है, आइज क्लोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपनी ब्रीथ पर ध्यान देना है, सांस पर ध्यान देना है। कैसा ध्यान देना है कि जैसे एक वो रहता है ना वॉचमैन, वो क्या करता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता है कि सांस वो कौन व्यक्ति आ रहा है और कौन व्यक्ति जा रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है, अगर उसको कोई गड़बड़ लगता है तो पूछ लेता है, बाकी वो सिर्फ बैठा रहता है, सिर्फ देखता रहता है कि कौन आ रहा है और कहाँ जा रहा है, बस। तो आपको भी सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। सिर्फ इतने से आपकी ब्रीथ का काम हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिएगा। अभी अपने पास समय थोड़ा कम है, अदरवाइज मैं क्लासेस में इसका अभ्यास भी कराती हूँ। सिर्फ 5 से 10 मिनट, कई बार चल जाता है लंबा 20 मिनट 10 मिनट, आप ब्रीथ पर ध्यान देके देखिए, अपने आप को इतना रिलैक्स फील करिए, है ना। और दूसरा मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि जिस मन की हम बात कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी, वो मन एक्चुअली कहाँ है। आप में से कोई बता दे तो मैं मान जाऊँ उसको। वो मन यहाँ नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, वो मन हृदय नहीं है, वो मन क्या है। प्लीज़ आप में से किसी को अगर इंडिकेशन है तो मुझे बताएं कि मैडम मुझे समझ में आएगा वो मन कहाँ है। हाँ जी, चेतना। लेकिन वो शरीर में कहाँ है? मन जो है वो चेतना है। नहीं, लेकिन उसका निवास कहाँ है? निवास ये हाइपोथेटिकल हो गया ना। तो और कोई? हाँ, और हाँ, और हृदय कहाँ है? हृदय तो अपने आप में एक पार्ट है, वो नहीं है मन। नहीं, एक मिनट, हमारी बॉडी में है वो, बॉडी में बकायदा एक जगह पर है, मैं आपको बता के जाऊंगी वो। सोच के ऊपर डिपेंड है। नहीं, बॉडी में है, बॉडी पार्ट में है, नाभि में है ना। वो नाल जो हमें हमारी माँ से जोड़ती थी उसके अंदर है वो। और उसको अगर हमने समझ लिया, आप समझ लीजिए पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपने अगर सुना हो तो विवेकानंद कहते थे कि जिसने अपने अंदर झांक लिया वो पूरी दुनिया का ज्ञान उसको संभव है। लेकिन वो अपने अंदर झांकना क्या है, वो अपना अंदर क्या है, ये मैं आपको रहस्य बता रही हूँ कि जो हमारा मन है उसका निवास हमारी नाभि में है। तो 1 मिनट प्लीज ध्यान से सुनिए, ये बहुत मुश्किल है, कर मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं पाती हूँ। मैं आपके सामने लेक्चर दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी आके फेंका पाक करके जा रही हूँ, मैं हर वो चीज़ बोल रही हूँ जो मैंने जी है। लेकिन नाभि में ध्यान लगाना इतना आसान नहीं, आप लेकिन लगा के देखिए, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि आपका जो सेंटर है ना, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा ज्ञान जो भी कह लीजिए ऐसा है कि हमें पता ही नहीं है कि हम हैं कहाँ। ये जो मन की हम बात कर रहे हैं उसका निवास कहाँ है। जो ब्रीथ की मैंने बात की ना, तो एकदम से मुझे क्लिक हो गया कि मैं आपको ये बता जाऊँ कि ये जो मन है वो हमारी नाभि में निवास करता है। और कभी जीवन में क्षण निकाल के अपनी नाभि पे कंसंट्रेट करिएगा। कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 5 मिनट के बाद आप रिलीफ फील। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो बहुत छोटे छोटे लोग हमारे जैसे कभी कभी स्टेज पे कह देते हैं, प्लीज़ उस पर चिंता करें। तो जो 7 हमने देखे थे हमारी कॉन्शियस के लेयर, बॉडी और ब्रीथ, है ना। चूंकि ब्रीथ भी अपने आप में 3-4 दिन का वर्कशॉप चाहिए उसके लिए भी, तो इतना हम नहीं कर सकते, हमको आगे जाना है। ये जो हमारे ब्रेन है, मन, उसके ऊपर आना है। तो मन है क्या, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। कॉन्शियस का जो लेवल है अलग अलग। सबसे पहला लेवल जो दिख रहा है आपको मेरी बॉडी, दूसरा लेवल क्या है मेरी ब्रीथ। अगर मान लीजिए ब्रीथ निकल जाती है तो हम क्या बोलते हैं, मुर्दे को ले जाओ भैया, रात को नहीं रखना। वो दिखता है ना साफ साफ अपन को कि ब्रीथ निकल गई, तो दूसरा लेवल ब्रीथ है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो 4 लेवल है, ये 2 हटा दीजिए। और 7वां सोल है ना। सोल पे बात कर सकूँ, इतनी महानदी में नहीं हुई हूँ, अगर हो जाती तो शायद पता नहीं कहाँ होगी, तो सोल को भी मैं हटा दूंगी। और मैं आपको 4 चीज़ों की आपसे बात करूंगी, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो, है ना। आप इधर देख पा रहे हैं ना, अपन ने 3 लेयर छोड़ दिए, बॉडी, ब्रीथ और सोल। ये 4 हमने अलग कर दिए, सोल लास्ट है, सोल पे बात करने की अधिकारिणी में नहीं। अब मैं 4 जो लेयर है ना, अभी जहाँ तक मैं पहुँची हूँ वहाँ तक मैं बात करूँगी, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो। ये मैंने बहुत बड़ी वर्कशॉप में सीखा था, आपको मैं आज कितने उसमें सिखा के जा रही हूँ।
कि माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो। पहले आप इनको चारों को याद कर लीजिए। ये क्या है? माइंड। ये क्या है? इंटेलेक्ट। ये क्या है? मेमोरी। ये क्या है? ईगो। अब आपको मुझे बताना पड़ेगा ये क्या है? माइंड। ये क्या है? इंटेलेक्ट। ये क्या है? ये क्या है? ईगो। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं कौन सी उंगली उठा रही हूँ, आपको उसका जवाब देना है सही से। ईगो, माइंड, मेमोरी, वेरी गुड, इंटेलेक्ट। आपको सबको अच्छे से याद हो गया? फिर से एक बार देख लेंगे हम। माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो। जब तक हम ये चारों याद नहीं कर पाएंगे हमको समझ नहीं आएगा। अब आप देखिएगा ये क्या है? माइंड। माइंड का क्या काम है? एक उसमें विचार उठते हैं, वो कुछ नहीं है, एक समुद्र है जिसमें लहर उठेगी उठेगी। आप समुद्र में लहर उठने से रोक सकते हैं? नहीं। तो कोई भी व्यक्ति अपने माइंड में विचारों को उठने से रोक नहीं सकता। विचार आएंगे, वो सही भी आएंगे, गलत भी आएंगे, और सही गलत की कोई व्याख्या नहीं है, वो तो आएंगे और जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है साहब, उसका काम है। मैंने अभी आपको बताया 60,000 विचार एक मनुष्य के मस्तिष्क में एक दिन में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ है ना? स्टोरी घटना में कैसे कन्वर्ट होती है, परेशान आदमी कैसे होता है। क्या किया हमने? एक माइंड में विचार है, मेरे माइंड में मान लीजिए विचार है, मैं 3 बजे से कुछ समय पहले ही आती हूँ, एक घटना से बताती हूँ, है ना? अब मेरी जो क्लास है वो 3:15 बजे स्टार्ट हुई। अब मेरी ये जो क्लास है वो वैसे ही 3 घंटे की, अपने पास समय 2 घंटे का था, उसको मुझे वैसे ही शॉर्ट में करना है। अब 3:15 बज गए साहब, मेरे मन में एक विचार आया। क्या विचार आया माइंड में? कि 3 के 3:15 हो। क्या आया? 3 के 3:15 हो। विचार है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटेलेक्ट क्या करता है? उस विचार के अंदर नमक मिर्ची डालता है, ठीक है? 3 के 3:15, पहले से ही 3 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में करना है। अब उसके बाद में आधा घंटा, यहाँ पे 15 मिनट कम हो गया, कैसे करेंगे? ये क्या होगा, वो क्या होगा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या किया? एक सीधा सा विचार आया, 3 के 3:15 हो गए, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, एक्सप्लेनेशन में, इंट्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, 3 घंटे का काम है वैसे, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो इंटेलेक्ट है उसने नमक मिर्ची लगा दी इस छोटे से विचार में, 3 के 3:15। मेमोरी ने क्या किया? मेमोरी कभी भी अच्छी चीजें नहीं डालती ऐसे समय। किसी आदमी से आपका झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, आपको कभी भी उसकी अच्छी बात उस टाइम याद नहीं है, सारी की सारी बुरी। उस समय मेमोरी का काम क्या हो जाता है? पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, लोगों को समझ में ही नहीं आया अपन कहना क्या चाह रहे हैं। भाई जब 3 घंटे का लेक्चर है या 2 घंटे का, उसको हम शॉर्ट करके लाए तो 2 घंटे का तो कंप्लीट करिए, शाम 3 से शुरू करके वो अरे कुछ का कुछ दिमाग में आएगा फालतू का, अच्छा नहीं आएगा, एक भी अच्छी बात उस टाइम याद नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, उसके बाद में ईगो है ना। आप चाहो तो अपना कोई एग्जाम्पल लेके आ जाओ, जब कोई छोटी सी चीज़ हुई आपके हिसाब से जीवन में, कोई बहुत बड़ी चीज़ घटित हो, मृत्यु को छोड़ के, है ना, तो मैं आपको उसको चारों तत्व जो अलग अलग करके बता दूंगी कि माइंड ने ये किया, इंटेलेक्ट ने ये किया, मेमोरी ने ये किया, और ईगो ने क्या किया। मैं डॉक्टर जयश्री बंसल यहाँ पर आई हूँ और टाइम की कदर ही नहीं है। ये क्या हो रहा है यार? ऐसा थोड़ी होता है, 3 बजे मतलब 3 बजे। क्लियर हो गया आपको? ये छोटी सी विचारधारा, एक छोटा सा विचार कैसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे हम एक स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। जीवन में आप मेरे सामने, आप चाहें तो कोई आ सकता है अपने जीवन की कोई स्टोरी लेके कि मेरे साथ ये हो गया। एक्चुअली वो एक छोटा सा विचार था। जब आप उसको एनालिसिस करोगे ना, आप अभी मन में कर सकते हो, यहाँ पे नहीं करना चाहते। क्या कि एक ऐसा विचार आया, उसमें इंटेलेक्ट ने ये मिला दिया, उसके बाद मेमोरी वहाँ पर खराब लेके आ गई पहले की, और उसके सबसे आगे मैं डॉक्टर जयश्री, मेरे साथ झगड़ा हमेशा ऐसे है ना, मेरे साथ यहाँ पर मतलब मैं कोई छोटी मोटी चीज, हर आदमी उस समय बड़ा हो जाता है, कोई भी आदमी वैसे भी छोटा होता ही है। क्लियर हो गया? तो हमारे ईगो को हमको समझना है, हमारी मेमोरी को हमको समझना है, और जब भी जीवन में हम परेशान हो, हमको इन चारों कंपोनेंट को अलग रखना है। ये जो मेरा लेक्चर है, पीछे देखिए, ये उससे अलग चीज है ना, मन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये अगर हम समझ लेते हैं तो लाइफ में बहुत कम परेशानी रहेगी। कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जो आपको परेशान करे, 4 कंपोनेंट तुरंत अलग अलग कर दें। कौन सा? माइंड क्या है, इंटेलेक्ट क्या है, इसमें मेमोरी का क्या रोल है, उसमें फोकस क्या रोल है। जैसे हमने चारों को अलग अलग किया, आपको हंसी आई, अरे ये तो कोई बात ही नहीं थी, ना तो भैंस थी और ना खेत था, और पोपट रखा हो। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही हम अक्सर करते हैं। ये माइंड के, हमारा जो कॉन्शियस है, उसके 7 लेयर्स जब हम जान लेते हैं तो हमको बहुत मदद हो जाती है। और आज का जो हमारा ये व्याख्यान है वो माइंड के ऊपर है। वो माइंड क्या है उसकी बहुत बात हम कर चुके हैं, और थोड़ी सी जो बची है बातें मन के तल पर हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मन को देखिए, क्या हम प्रतिक्रिया में ही रहते हैं? हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन आप ये देखो, अपने आप को देखो कि क्या मैं पूरे टाइम रिएक्शन मोड में रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी हेड है उनको आदत है, क्या आदत है? है नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ।
कि वो किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझती, वो कुत्ता समझती है। या मान लो मैं ऐसी हूँ ना कि मेरे सामने मुझे मुंह मिलाता हुआ व्यक्ति चाहिए होती है, तभी तो आदमी इतने वो बन जाता है। तो भाई साहब मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं ला सकती, मेरा तो अलग है, मेरा तो सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है। तभी तो पहले चांस में नेट जीआरएफ करके आ गई बिना किसी कोचिंग के कुछ। क्लियर? तो मेरे से नहीं होने वाला ये, मेरी कंडीशनिंग नहीं हुई, मैं क्या करूँ? तो एक्शन क्या हुआ कि मैं उनके ऑफिस में गई, वो बैठी थी, उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, ये एक्शन होगा। अब मेरे दिमाग में क्या रिएक्शन आया, ये कोई तरीका है क्या, कोई मैनर्स है क्या? आपकी मतलब कलीग ही हूँ ना मैं, जूनियर में तो क्या हुआ है ना। आप मुझे बैठने के लिए बोल सकती हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, सामने वाले को ये दिखा रहे हैं कि पता नहीं कितने बिजी है, कितना हमारे पास टाइम है, बेइज्जती कर रहे हैं, करते हैं लोग ऐसा, आपको पता है। तो मैं अब क्या करूँ, इस एक्शन का रिएक्शन ये करूँ कि मैडम आज तो मेरे अभी मन में वो निकाल दूँ समझ रहे हो? मैं क्या करूँ, मैं वो 4 कंपोनेंट की बात क्यों ना करूँ कि मेरे मन में ये विचार आया कि मैडम कभी बैठने के लिए नहीं बोलती हैं, खड़ा कर लेती हैं, बेइज्जती करती हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये विचार है ना। और उसके बाद में इंटेलेक्ट को क्यों लगाने दूँ मैं, विचार से दिखता था कि मैडम ने मुझे बैठने के लिए, इंटेलेक्ट ने क्या किया, मजाक मिला दिया मुझे। और मेमोरी ने, ये हमेशा ऐसे ही करती है, इनने मेरा प्रमोशन रोक दिया था, इनने मेरे साथ ये कर दिया था, ये ऐसी है, ये ऐसी है, बस। फिर उसके बाद ईगो, मैं कौन सी कहूँ साहब, मैं भी तो इनके बराबर हूँ, आज इनकी उम्र ज़्यादा है, कुर्सी पे बैठी है, मेरी मैं भी बैठ जाऊँगी, सीधी सी बात है। लेकिन हमको करना क्या है, हमको इन चारों कंपोनेंट को अलग अलग करके रिएक्शन करना है। हर एक्शन का रिएक्शन नहीं करना, पूरे टाइम रिएक्शन में नहीं रहना कि साहब आपने मेरे को बैठने के लिए नहीं बोला तो आप मेरे को आपने बैठ रहे। अक्सर ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं होता। समझ में आ रहा है ना आपको? हम उसी मोड में चलते रहते हैं कि ये, अब इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, नहीं साहब, और भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बताऊंगी कि जो हम अक्सर समझने में भूल कर बैठते हैं, मैं भी अक्सर लेक्चर लेती हूँ ना तो यहाँ करने लग जाती हूँ माइंड, क्योंकि बचपन से जो कंडीशनिंग है ना वो ऐसी है, माइंड यहाँ पर है, लेकिन माइंड यहाँ पर नहीं है। माइंड, मन कहाँ पर है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन बुद्धि और मन का संबंध जब हम समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। समय कितना है अभिषेक अभी अपने पास? सॉरी 450 हो गया, 15, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि और मन का क्या संबंध है, मैं फटाफट लूंगी अब क्योंकि फिर आगे की बातें अधूरी रह जाएगी। आप पढ़ लीजिए। बुद्धि का शरीर में भौतिक अस्तित्व है, मन का शरीर में भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये तरंगों का खेल है। आप में से कई लोगों ने बोला था ना कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये नाभि में कहीं स्थित है। दूसरा, बुद्धि इस जन्म की है, ये मनुष्य के अस्तित्व के जितना ही पुराना है। बुद्धि अनुभव से निखरती या कमजोर होती है, मन पूरी तरह से एनर्जी से संचालित है। ये डीएनए, जीन्स और कंडीशंस के हिसाब से सब में अलग अलग होती है, लेकिन मन सब में एक जैसा होता है। कुल वजन 1.25 किलो, 10 बिलियन ज्ञान तंतु, इसकी तरंगों का कोई हिसाब नहीं। जल्दी जल्दी चलाना बेटा, मैं जैसे ही बोलूं। बुद्धि नियम से नहीं चलती, मन नियम से चलता है। अब आप तो बोलेंगे ये कौन सी बात होगी, अभी मैं नेक्स्ट आपको मन के नियम बताऊंगी। सोचने में माहिर है, इसमें विचारों का आना जाना लगा रहता है, ये भावों का संसार है। बुद्धि शरीर को नियंत्रित व संचालित करती है, मन शरीर को सीधे नियंत्रित नहीं करता। बुद्धि मन की कमजोर तरंगों को रोक सकती है, लेकिन मन की शक्तिशाली तरंगें बुद्धि के नियंत्रण से बाहर है। जब मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी हेड को अगर मैंने मारा तो मेरा क्या होने वाला है अगले दिन, लेकिन अगर मैंने अपने गुस्से को इतना ज्यादा दबाया हुआ है तो एक दिन ये होने वाला है कि शक्तिशाली तरंगें जो है क्रोध की, बुद्धि के नियंत्रण से बाहर निकलेंगी। मैं बुद्धि को बिल्कुल मौका नहीं दूंगी बोलने का, और मैं वो कर बैठूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो उसको समझना हमें जरूरी है, उसको कंट्रोल करना हमें जरूरी है। सोचने, योजना बनाने, विश्लेषण और प्रबंधन में माहिर है, इसका काम है सारा एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, बुद्धि करती है। और मन क्या करता है, ये सब इसके क्षेत्र में नहीं आता। नेक्स्ट, बुद्धि रहस्यों से अनजान है, हमें डर डर के जीने को बाध्य करती है। मैं उनके रूम में जाती हूँ तो मुझे डर लगता है, पता नहीं क्या बोलेंगी, क्यों, है ना? क्योंकि बुद्धि काम कर रही है वहां पर, जबकि मन सारे रहस्य जानता है, उसको कोई डर नहीं है, उसको सब मालूम है। लेकिन उसको काम करने दें तो हम समझे तो सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियस क्या है, अल्टीमेट क्या है। फिर परंपराएं और समाज सारी की सारी बुद्धि के द्वारा पैदा हुई है, और इसका मन का कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से। अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, सारी परिभाषाएं बुद्धि बनाती है, और मन जो है अलग अलग पहचान कर व्यवहार नहीं करता, उसके लिए सब लाइन से लगे हैं। बुद्धि क्रिएटिव नहीं है, मन पूरी तरह से क्रिएटिव है। बुद्धि महत्वाकांक्षी है, उसकी 1000 जरूरतें हैं,
लेकिन मन पूरी तरीके से मूड पर डिपेंड करता है। बुद्धि बगैर सोचे समझे बिना कुछ नहीं कर सकती, मन स्पॉन्टेनियस है। हम अभी बात कर चुके हैं ना स्पॉन्टेनियस माइंड पे, अचानक थॉट आता है और हो जाता है। कैलकुलेटिव है, स्वार्थी है, ये अपनी ही मस्ती में रहता है, कनिंग है, तर्क नामक हथियार से खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करती रहती है। ये क्या करता है, सीधा और सरल है, इसमें विचार ही नहीं है तो तर्क कैसा करेगा, है ना। कोई बहुत ज्यादा उठापटक नहीं है, ये आवश्यकता पूर्ति पर नजर रखती है, मेरा काम निकल जाए। और ये सहयोगात्मक रवैया अपनाता है। सबके लिए हमको जब साथ में लेकर चलने की बात आती है तो हमारा मन है, और जब मैं मेरा काम निकाल लूं और चलता बनूं तो हमारी बुद्धि है। उस समय बुद्धि बड़े गणित में शून्य हो जाती है, मन चांद तारों के गणित में माहिर है। उसको समझ के देखिए, उसको एक्टिवेट करके देखिए। बुद्धि बिना फ्लो के चलती है, मन में सारी श्रेष्ठ कलाएं बहती हैं। बुद्धि का काम है दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना। मन अपने आप में पूर्ण है। बुद्धि बंध कर जीने में माहिर है, मन को कोई बंधन स्वीकार्य नहीं है। ये अंतर्मुखी बाहरमुखी आप जानते हैं। मेमोरी, खबरें में जानकारी रखना बुद्धि का काम है। मेमोरी नहीं है मन के पास में, नियम से इसका काम ऑटोमेटिक होता है। जीवन मन से चलता है और मन नियम से चलता है। तो मन के नियम समझने से ज्यादा जरूरी क्या है, मन के नियम क्या है। नेक्स्ट, मन की कार्य प्रणाली ठीक से समझे बगैर मनुष्य का कोई उद्धार नहीं है। मन से ज्यादा उपद्रवी संसार में कोई नहीं है। फिर से हम याद कर ले, पुरानी बात पहले कर चुके हैं। मन को दबाने के दुष्परिणाम। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेम और क्रोध तो भयंकर ऊर्जाएं हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। उनको दबाने से जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्रोध को दबाने का दुष्परिणाम, क्रोध को दबाने से, मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, मैंने सोचा कि नहीं यार अभी मैं जब्त कर लेती हूँ, ठीक है, लेकिन वो बाद में निकलेगा। कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, फिर मुझे भी समझ नहीं आएगा। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कालीन बिछा है, और कालीन ऐसा बिछा है कि वो कोई उसमें स्पेस नहीं है बाहर निकलने का, है ना, और उसके नीचे एक सांप है। अब आप इसको इधर से फोर्स कर रहे हैं कि भाई तू निकल, है ना, और उधर से कर रहे हैं निकल, इधर सब तरफ से उसको निकल कर रहे हैं, रास्ता है ही नहीं। क्या होगा, वो सांप तो नहीं निकल सकता ना, पूरा अंदर पैक है। अब जब उसको निकलने का मौका मिलेगा, छोड़ेगा नहीं वो आपको, है ना, अंदर पूरा पक गया, अंदर पूरा गुस्से में आ गया। वैसे ही हमारा मन है, अगर हमको क्रोध आ रहा है, हमारी उसको कहीं तो साइड देना पड़ेगी, कहीं से तो उसको निकालना पड़ेगा। अगर हमने मन को दबाया, हमारे क्रोध को दबाया, तो उसके दुष्परिणाम हमारे सामने बहुत, जो भी संसार में समस्याएं हैं ना, अगर आप गहराई में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्रोध दबा रह गया, कहीं ना कहीं उसको अभिव्यक्ति नहीं मिली, तभी आज इतना छटपटाहट है, इतना फ्रस्ट्रेशन है। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बॉस ने डांटा, है ना, आप घर आए, पत्नी को डांट दिया, भाई कमजोर है उसके ऊपर ही निकलेगा, है ना, कुम्हार कुम्हारी को तो जीते नहीं, गधी के कानों में ठे, है ना, कहावत है। फिर ये घर पे पत्नी को तो कुछ बोल नहीं पाई, बच्चे को चिल्ला दिया, है ना, लेकिन बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड उसका एक्टिवेट था, उसने बिल्ली को नहीं काटा, वो चाहता तो अपना गुस्सा उस पर निकाल सकता था, लेकिन उसने उसको प्यार किया। नेक्स्ट, मन को दबाने के दुष्परिणाम क्या है? गलत वक्त और बिना कारण के आदमी क्रोध का प्रदर्शन करता है। पहले तो आप ये देखिए कि एक आदमी दिख रहा है यहाँ पे अपन को बुजुर्ग, और दूसरा व्यक्ति उधर दिख रहा है जाते हुए, है ना, ये क्या है? ये है कि मान लीजिए उस व्यक्ति का थैला गिर गया था, बैग गिर गया था, और उसने उठा के दे दिया, ठीक है। बुढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग जो है वो थोड़ा अपने मस्ती में था, जो भी समझ लीजिए, वो बैग लेके चला गया, उसने थैंक यू नहीं बोला। जरूरी है क्या थैंक यू बोलना? नहीं बोला। लेकिन वो जो जवान व्यक्ति है ना जिसने बैग उठाया, वो परेशान हो गया, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है, देखो थैंक यू नहीं बोला। अरे साहब कितनी जिंदगी इसमें बिता दी मैंने, आपने थैंक यू नहीं बोला, उसने ये नहीं करा, मैंने उसका इतना करा, उसने मेरा ये नहीं करा। किसी का भी जिंदगी में वो मत करिए जिसके पीछे आप ये सोच के परेशान हो जाए मैंने इतना किया, उसने किया। ज्यादातर ऐसा होता है। अगर आपको कोई अपेक्षाएं है ना कि मैं उसका इसलिए कर रहा हूँ कि वो मेरा ऐसा करेगा, तो आपसे बड़ा मूर्खता कोई नहीं कर पाए। अपेक्षाएं सबसे बड़ा संसार में दुख का कारण है। आगे और चर्चा करेंगे। ये देखिए चूहे हैं बहुत सारे इस कमरे में, है ना, बहुत हो रहा है, और आपने मान लीजिए रूम नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोलते आप, और आप चाहते हैं चूहे भाग जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं भाग सकते। अगर हम चूहा निकालना चाहते हैं कमरे में से तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो गुस्सा अगर मन में है तो उसको निकालने के लिए तरीका देना पड़ेगा। मैं आपको मेरा तरीका बताऊं गुस्सा निकालने का। मैंने खूब ओशो पढ़ा है, खूब रविशंकर जी का सब किया है ना, क्योंकि मेरे में बहुत ज्यादा एंगर था किसी समय में, और मुझे ऐसा लगता था मैं खुद ही मेरे एंगर से जल जाऊंगी। तो जो चीज हमको समझ में आ जाए उस पर तो काम करना चाहिए ना। तो वो गुस्सा
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके बताए, लेकिन मैंने मेरा तरीका खोज निकाला, है ना। मैं गृहिणी भी हूँ, घर भी चलाती हूँ, तो मेरे जो बर्तन रहते हैं ना उनमें तो इतना नहीं निकल पाता गुस्सा। जो कपड़े रहते हैं ना धोने के, बहुत ज्यादा जिस दिन बॉस पे गुस्सा आ रहा होता है, मैं सोचती हूँ बस आज वो जो ऑफिस में नहीं कर पाई ना, यहाँ पे करना है। समझ में आ रहा है आपको, है ना। उसको बाहर मैं कपड़े धोने के बाद इतना रिलैक्स फील करती हूँ जितना कोई काम करने के बाद नहीं करती। मुझे किसी पे भी गुस्सा आ रहा है ना, मैं बकायदा उसको वही समझ के धो देती हूँ कि बेटा आज तो लो। समझ रहे हो आप? ओशो कहता है आप तकिया लो, उसको मारो, और इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, मेरे काम तो कुछ नहीं होगा उससे। इससे अच्छा मैं कपड़े धो लूँ बिल्कुल साफ सुथरे चकाचक। समझ रहे हो आप? अपने तरीका ढूंढो, लेकिन गुस्से को अंदर दबा के नहीं रखना, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा, नहीं तो वो चूहे ना बहुत उपद्रव मचा देंगे, समझ ही नहीं आएगा आपको। ये देख रहे हो, ये क्या है? एक भाई रहता है, अपना मेडिकल्स यूनिवर्सिटी में काम करता है समझ लो, और छोटा भाई है घर में, उनके बीच में 15 साल का डिफरेंस है। अब वो घर जाता है ना, तो छोटे वाले को तो मालूम नहीं है कि भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करके आ रहा आदमी, वो तो मस्ती में रहता है अपने दिन भर। वो आते से भैया मेरे साथ खेलो, ये करो वो करो, वो बोलता क्या करूँ इसका, लेकिन घर में पेरेंट्स हैं, मार नहीं सकता, चिल्लाएंगे, चलता रहता है कुछ नहीं। एक दिन माँ बाप गए बाहर और दोनों भाई घर में अकेले। छोटा भाई बड़े के आते से भैया आपके लिए पानी लाऊं, आप थके। वो सोचता है पापा नहीं है, मैं भैया से अच्छे से बातें करूंगा, अकेले हम मस्ती करेंगे। ये आया मेडिकल से काम करके, रोज का नाटक है सारा। पापा मैं के सामने इसको कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आज बताना है इसको। वो ना उसको धो देता है बढ़िया बिंदास। अब छोटे वाले को समझ ही नहीं आया कि साहब मैंने तो पानी का पूछा था, मैं क्यों पिट गया। आपको समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए मैं HRDC में झेल के आ रही हूँ हेड को अपनी, है ना, और मैं घर जाके मेरे बच्चे की पिटाई कर दूँ, तो उसको थोड़ी समझ में आएगा कि आज मैडम ने बैठने का नहीं बोला था। समझ रहे हो ना, है ना। आज मैडम ने आधा घंटा खड़ा रखा था, है ना, बुला के। काम क्या था? काम कुछ नहीं था, वो काम आप फोन पे भी बोल सकते थे, लेकिन आपको फजीते करना है ना दूसरे के, उसको उसकी औकात बतानी है कि भाई आप ये खड़े रहो। तो ये चीज है, समझ रहे हो ना आप? तो यहाँ पे हमको क्रोध का प्रदर्शन जो है ना, वो गलत वक्त पर ना हो और बिना कारण ना हो, इसके लिए क्या करना है? घर में आधे घंटे कपड़े धो लेने। आप समझो, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं, है ना। कपड़े भी धुल जाएंगे और वो क्रोध भी बाहर आ जाएगा। आप पुरुष देखो, मैं महिला हूँ, मैंने मेरा तरीका बता दिया। अब पुरुषों को अपना ढूंढना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकती कि आप कैसे करेंगे। आप वॉक पे जाइए, दौड़ लगाइए। आपको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो अपने पति लोगों के सामने बोल भी लेते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? नेक्स्ट, कंडीशनिंग होती है आपकी मेरी, पल पल पे कंडीशनिंग होती है। कैसे होती है पता है? ये देख रहे हो आप, ये सिंबल है। एक कुत्ते को ना घंटी बजने पर खाना दिया जाने लगा। वो आप चर्च की घंटी मान लो, मंदिर की मान लो, अजान मान लो, मतलब कि घंटी बजेगी ना तो उसको खाना मिलेगा। ठीक है, घंटा बजेगा मंदिर का या चर्च का, एक टाइम पे फिक्स हो गया कि उसी टाइम पे उसको खाना देंगे। ठीक है, अब कुत्ते का क्या हो गया मालूम? घंटी बजते ही लार टपकने लग गई, उसको मालूम है अब खाना मिलेगा, है ना। तो वैसे ही हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है। हम ये नहीं सोचते कि इस घंटी का खाने से कोई संबंध नहीं है, संबंध बनाया गया, है ना। कैसे? आपको एक और उदाहरण बताती हूँ। आप लोग शायद जानते होंगे कि जो हाथी रहता है ना, हाथी में कितना दम होता है, कितना शक्तिशाली होता है वो, लेकिन उसको शुरू में बांधा जाता है मोटी जंजीरों से। वो ताकत लगाता है, जोर लगाता है, बहुत मोटी जंजीरें रहती है, वो हार जाता है। फिर वो फिक्स कर लेता है अपने दिमाग में कि जंजीरें हैं और अब मैं नहीं तोड़ सकता। जिस दिन समझ में आ जाता है ना कि अब इसके दिमाग में बैठ गया है कि नहीं भागा जा सकता, फिर उसको एक पतली सी डोरी से बांध देते हैं। वो जिंदगी में कभी कोशिश ही नहीं करता। वो सोचता है कि मैं पूरी कोशिश करके देख चुका, अब मैं नहीं छोड़ सकता, अब मेरी आजादी का कोई रास्ता नहीं। तो वैसे ही हम सबके मन की कहीं ना कहीं कंडीशनिंग हो गई है, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ऐसा डोरियों से बंधा हुआ मान लिया है। इस कंडीशनिंग को समझाने के लिए मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण है कि आप बिल्कुल उसको क्लियर समझ जाएंगे, पर समय का अभाव है। आप लेकिन बात समझ पा रहे हैं ना कि हमको ट्रेंड कर दिया जाता है, एक सोच हमारी डेवलप कर दी जाती है, और जब हम किसी दूसरे के द्वारा ट्रेंड होते हैं, किसी दूसरे की सोच से चलते हैं, तो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस कमजोर होता है और हम उसके प्रभाव में आकर वो करने लगते हैं जो हम नहीं चाहते। और जो आप नहीं चाहते और आप जबरदस्ती करते हैं, उसमें कभी भी आपको मजा नहीं आता। नेक्स्ट, फिर समाधान क्या है? क्या करें हम? नेक्स्ट, वर्तमान में रहें। वर्तमान में भूत और भविष्य को जोड़ने की कोशिश ही सारे दुखों की जड़ है। हम में से कितने लोग हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं?
सर देखिए, एक ऐसा झूला जैसे हमारे दिमाग में चलता है, या तो ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, इसमें कहाँ है? और जब हम इसमें हैं, इतने से करने पर चला जाता है, ये गया, ये प्रेजेंट है, इसमें हम नहीं हैं। और जब हम इसमें होते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। आप सोच के देखिए ना, अभी मान लीजिए अभी मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं घर पे बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं, मैं आज सुबह से सिर्फ पानी पी के आई हूँ, एकादशी है, पता नहीं शाम को ऐसा तो नहीं मेरे को सीवियर हेडेक हो जाएगा, ये वो, ये सारा का सारा कब का है? ये फ्यूचर का है, या पास्ट से आया है कि मैं जब सुबह से कुछ नहीं खाती हूँ तो कई बार मेरे को सीवियर हेडेक हो जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में मैं मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम कर रही हूँ, मुझे व्याख्यान देना सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है ना? तो मैं क्यों पास्ट में जाऊं, क्यों फ्यूचर में जाऊं? आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। ये जो प्रेजेंट है, इसमें मैं मेरी जिंदगी का सबसे पसंदीदा काम कर रही हूँ, तो मैं क्यों सोचूं कि शाम को क्या होगा? और बताती हूँ। आप में से नेक्स्ट, जिसने कहा कल दिन गया ढल, जिसने कहा परसों बीत गया परसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। नेक्स्ट, जीने के लिए मनुष्य को वर्तमान के अलावा कभी कुछ उपलब्ध ही नहीं हुआ। मैं जो पास्ट में थी वो बीत चुका है, फ्यूचर मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसी की चिंता आगे मेरा क्या होगा, और भविष्य भूतकाल में मेरे साथ क्या क्या हो गया। जो भूतकाल में हो गया उसको लौटाया नहीं जा सकता, और भविष्य में क्या होगा ये बताया नहीं जा सकता। फिर भी हम पूरे समय भूत और भविष्य में ड्राइव करते हैं, प्रेजेंट को खो देते हैं। कहानी से समझाती हूँ। एक आप वहां पे देखते हैं व्यक्ति है, उसके पीछे एक हाथ है। एक दिन एक आदमी था, बुजुर्ग बैठा था, बोले मेरे को मौत आ जाए तो अच्छा रहे, मैं तो दुखी हो गया हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, कई लोग ऐसा बोलते रहते हैं, है ना? जॉब के लिए बोलेंगे, किसी भी चीज के लिए, अरे यार मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ, और जिस दिन वो चीज छूट जाए, आप जरा सा बोल दीजिए तो वो मर जाएंगे लिटरली, है ना? तो कहने का आशय क्या है? कोसना नहीं है जिंदगी में। वो आदमी जिंदगी को कोस रहा था बैठ के, मौत आ जाए भगवान, बड़ा परेशान हूँ। तो मौत ने सुन लिया, मौत आ गई, चल भाई तूने बुलाया, बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना। बोले अभी तो तुमने बोला, नहीं भाई मेरे से गलती से निकल गया, मेरे को नहीं मरना। तो आदमी कोई भी मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं, लेकिन जीना से है प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। एक और उदाहरण बताती हूँ। यहाँ पे आपको एक जादूगर दिख रहा है और एक उड़ने वाला घोड़ा दिख रहा है। छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा के दरबार में एक जादूगर आया और उसने बोला कि मैं कुछ भी गायब कर सकता हूँ। बोले कुछ भी? बोले हाँ। बोले दिखाओ कुछ गायब करके। उसको एकदम से दिखा राजा का मुकुट चमचमाता हुआ। उसने सोचा कि लो मुकुट गायब। अब राजा के लिए तो मुकुट बहुत बड़ी चीज होती है, शान। उसने बोला इतनी गुस्ताखी, जेल में डाल दो इसको। और आज क्या वार है? मंगलवार। अगले मंगलवार को इसको फांसी चढ़ा देंगे। चला जाता है आराम से जेल में। उसका भी सुपर कॉन्शियस माइंड शायद एक्टिवेट था। उसकी पत्नी आई रोते हुए जेल में, अरे आपको मंगलवार को फांसी हो जाएगी। मंगलवार को होगी ना यार, तू क्यों परेशान हो रही है? मंगलवार तक तो हो ना। उसने सोचा माथा खराब हो गया फांसी की सजा सुन के। मंगलवार को मरने वाला आदमी बोल रहे मंगलवार तक तो हो ना। बोले तू जा घर जा, मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। वो रोते हुए आ गई वापस। उसने सोल्यूशन ढूंढ लिया। क्या ढूंढा? राजा को बुलाया, बोला कि मेरे पास एक बहुत अजीब मतलब गूढ़ रहस्य है। क्या रहस्य है? मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। किसको? घोड़े को। 2 साल में उड़ना सिखाता हूँ, 1 साल हो चुका है, 1 साल और बचा है। अच्छा तुम उड़ना सिखा दोगे तो क्या करोगे उसका? मेरे क्या काम है घोड़ा साहब, आपको दे दूंगा। राजा है, बोला हाँ ये ठीक है। फिर एक काम करो, इसको फांसी तो देनी 1 साल बाद दे देंगे, इसको घोड़े को उड़ना सिखाने दो। उसकी पत्नी फिर आती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पत्नी को तो वैसे भी सब पता होता है कितनी जादू आता है। बोले तेरे को, आपको तो पता है कुछ नहीं आता आपको, ये सब लोगों को मूर्ख बनाते हो। कहाँ से आएगा तुमको घोड़े को उड़ना सिखाना? अरे बावड़ी 1 साल में क्या पता तू जिएगी, मैं जीऊंगा, राजा जिएगा कि घोड़ा जिएगा। समझ लो, राजा, घोड़ा, मैं, तू, 4 है, चारों में से कोई भी मर सकता है। 1 साल की गारंटी किसी के पास नहीं है। आराम से जा, 1 साल तो जीने दे, प्रेजेंट मोमेंट में हूं मैं। फिर 6 महीने बाद राजा मर गया। राजा तो वैसे ही मरते रहते थे पुराने जमाने में, युद्ध इतने करते थे, हो गई कहानी खत्म। वो तो जिया ना आराम से। अब वो मान लो पहले ही मर जाता जीने से पहले ही, तो क्या वो बच पाता? प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट बहुत बड़ा गिफ्ट है, उसको समझना है, प्रेजेंट में रहना है। एक और बताती हूँ आपको प्रेजेंट का, कि हम कार चलाते हैं ना, तो हम मान लीजिए मुझे यहाँ से जाना है भंवरकुआ, है ना, देवी लीला विश्वविद्यालय जहाँ पर स्थित है।
तो मैंने सोच लिया मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन अब मैं क्या पूरे रास्ते भंवरकुआ देखूंगी क्या? समझ रहे हो ना? अब मैं पूरे रास्ते कैसे ड्राइव करूंगी? डिसाइड कर लिया भंवरकुआ जाना है, तो मैं इतना ही देखूंगी ना 10 फुट का सा। तो मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि आज के 10 साल बाद मेरा ये होना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सब आप भविष्य बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद रहो तो मोमेंट में, प्रेजेंट में। समझ में आ रहा है ना? आप गाड़ी चलाते हो तो उतना ही देखते हो, अगर आप ज्यादा देखोगे आगे लंबा तो लंबे ही निकल जाओगे। उसके बाद एक बात और देखो, पास्ट में कैसे देखना है, ड्राइविंग से प्रेजेंट को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और मैं पूरे समय अगर गाड़ी चला रही हूँ और पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हूँ तो मेरा एक्सीडेंट पक्का है ना? तो पूरे समय आप जी रहे हो और सोच रहे हो यार पास्ट में मैंने ये गलती करी थी, पास्ट में मैंने ये गलती करी थी, तो कुछ नहीं होना प्रेजेंट का। लेकिन पीछे से कोई ट्रक टक्कर ना मार दे, इसके लिए एक 2 शीशे होते हैं ना साइड में, हम नजर दौड़ाते रहते हैं, कोई हॉर्न देता है तो थोड़ा जागरूक रहते हैं। तो पास्ट की गलतियों से भी सीखना जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि वो गलतियां हमको बिल्कुल, मूर्ख आदमी गलतियां बार बार करता है, बुद्धिमान सिर्फ एक बार करता है, ठीक है ना? तो गलतियों से हमको सीखना है, लेकिन उतना ही पास्ट पे कितनी नजर डालनी है जितनी हम पीछे से कोई टक्कर ना मारते, वही गलती मैं दोबारा ना करूं। जीवन इतना बड़ा थोड़ी है कि एक ही गलती को 1000 बार दोहराऊं। इतना सा पास्ट को देखना है कि पास्ट में ये गलती हो गई थी, अब हमको वो गलती दोबारा नहीं करना है। लेकिन हमको रहना किस में है, ड्राइव किस में करना है? सिर्फ 10 फुट में। जो हमारे विचार हैं वो भविष्य की चिंता से आशंकित नहीं होने चाहिए, ठीक है? और जो हमारा पास्ट है वो हमारे पीछे इतनी तेजी से नहीं दौड़ना चाहिए कि हम 10 फुट भी ना चल पाए, ठीक है? नेक्स्ट, ये समय का अभाव है, मैं क्योंकि कवि हूँ, बच्चन जी मुझे बहुत पसंद है तो ये कविता भी मैं सुनाती हूँ। पर नेक्स्ट, अगला पर्सनैलिटी है ना। अक्सर क्या होता है, हम है ना एक कई बार इसलिए भी परेशान हो जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर हमारा व्यक्तित्व है कैसा। जब हम इस चीज को जान लेंगे कि जितना हम बाहर दिखते हैं उससे कहीं गहरे हम अंदर होते हैं, है ना। हमारे बचपन में हमारे साथ क्या घटित हुआ, किस तरह का हमारा सुपर कॉन्शियस डीएक्टिवेट हुआ, ये तीनों माइंड हमारे कैसे काम कर गए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में क्या क्या भरा रह गया, और आज हम कैसे उन पुरानी चीजों के साथ ड्राइव हो रहे हैं, हमको ही नहीं मालूम, खुद को नहीं मालूम, तो दूसरे को कैसे पता होगा। और दूसरे को भी जब हम जान लेंगे ना कि पर्सनैलिटी 2 तरीके होती है, एक अंदर की और एक बाहर की। जो बाहर दिखती है, नेक्स्ट ये बस यहीं पे, वो बहुत छोटी सी है। आइसबर्ग देखा है आपने? आइसबर्ग समझ, ये ना मतलब समुद्र के अंदर जहाज होता है, तो ये ऊपर तो जरा सा दिख रहा है लेकिन नीचे कितना गहरा है। तो यहाँ से जो मूर्ख नाव चलाने वाला आएगा ना वो टकरा जाएगा, उसको मालूम ही नहीं है, नया नया अगर कोई आया तो उसको जानकारी नहीं है। लेकिन जो समझदार है उसको मालूम है कि बाहर इतना सा दिख रहा है तो अंदर कितना बड़ा होगा, तो वो अपना दिशा पहले ही बदल लेगा। क्लियर हो गया ना? तो हमको समझना है कि जो बाहर से दिख रहा है और जो अंदर है, हम भी आप भी है ना, और हर एक व्यक्ति होना तो क्या चाहिए, हमको एक होना चाहिए अंदर बाहर से। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, तो हमें खुद को भी समझना है, हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को, और दूसरे के भी आंतरिक व्यक्तित्व को हमें समझना है। नेक्स्ट देखिए कैसे, ये जो आप देख रहे हैं ना, एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है, दूसरा हाथ खड़ा है, ये प्रतीक है। ये भी एक कहानी है कि एक बैंक में व्यक्ति किसी को लोन देता है ना, और वो व्यक्ति उसको रास्ते में मिल जाता है। जो बैंक मैनेजर है वो जा रहा है अपनी बेटी के लिए लड़का देखने, और रास्ते में उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसका उसने काफी बड़ा लोन पास करा है, लेकिन वो व्यक्ति उसको नमस्ते नहीं करता, उसको ध्यान नहीं रहता है। जो भी आप समझ लो, जरूरी है कि मैं सबको नमस्ते करूं, नहीं करूं। मेरे सामने कोई भी आ जाए, वाइस चांसलर आ जाए हमारी यूनिवर्सिटी की, तो मेरा मन नहीं है तो नहीं करूँ, कोई जबरदस्ती है नहीं करूंगी। क्या करेंगे, वो कर लेंगे जो करना है, मेरा तो मैं मन होगा तो ही करूंगी। मैं तो मन पे लेक्चर दे रही हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ, उसको नहीं करना मेरे को, उसने भी नहीं किया, मेरे जैसे ही था वो कोई, जो भी परिस्थिति रही। तो उसने क्या किया कि उसको इतना दिमाग खराब हो गया, अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहा था, नहीं गया। मैं अभी टाइम शॉर्ट है, मैं आपको इतनी आकर्षक तरीके से सुनाती है कहानी। वो दंदनाते हुए घर आया और लोगों ने पूछा क्या हो गया, लड़की वालों ने मना कर दिया, नहीं नहीं वो मिल गया था। तो पता है कितना मैंने उसका लोन पास करवाया, जब लोन पास नहीं हुआ तो कैसे बात करता था, कितनी गिफ्ट लाता था, मैंने कुछ नहीं लिया कभी उससे, और कितना जी 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 करता था। आज मार्केट में मिल गया, नमस्ते नहीं किया। तो उसके नमस्ते नहीं करने से तुम्हारी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे थे, वो छोड़ के आ गए, इतना ज्यादा। लेकिन हम ऐसा करते हैं, मैंने आपको बताया ना, मेरे को बैठने के लिए नहीं बोला तो मैं क्या चप्पल से धो ही दूं क्या? अरे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अंतस में चल रही हैं, और भी उस पर काम करना जरूरी है। ये क्या है, ये छोटी छोटी कहानियां ऐसी जो ये समझा रही हैं हमें कि ये एक पिता है जो अपने बेटे को हमेशा अपने इशारों पर नचाना चाहता है। ये हमारा भाग्य है कि हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, बड़े होकर हमारे बच्चे, जब हम काम करते हैं तो हमारे
कर्मचारी है, जो भी आप कह लीजिए, बॉस, सब हमको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ का फिक्स पैटर्न है कि मेरे हिसाब से आपको चलना चाहिए, आपका कोई हिसाब नहीं हो सकता। अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मेरा हिसाब ही चलेगा। इससे क्या होता है, सारी गड़बड़ियाँ होंगी। तो ये पिताजी ने बेटे को बोला कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और एक एज के बाद आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा और हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, कि वो अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं। तो वो पिताजी क्या करते हैं, बेटे को देखते हैं कि मैं जो बोलता हूँ बेटा उल्टा करता है, तो उनने उल्टा बोलना चालू कर दिया। अब बेटे ने क्या करा, सीधा करना चालू कर दिया। ऐसे कई दिन तक खेल चलता रहा कि पिताजी बोले सीधा तो वो करे उल्टा, पिताजी बोले उल्टा तो वो बोले सीधा। पिताजी हो गए परेशान, बेटा तो चाहता क्या है, क्यों नहीं कहना सुन रहा मेरा। पापा मेरा भी अपना एक ये डेवलप हो गया है, समझ रहे हो ना, मेरे में भी बुद्धि आ गई है। कौन सी किताब में लिखा है कि जो आप बोलो मैं वो बस करूं, मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता, मैं विरोध नहीं कर सकता, क्यों? समझ में आ रहा है ना आपको? तो हमें देखना है, लेकिन हमारे प्रश्न पूछने के तरीके में प्रश्न होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं, है ना। हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से या हमको कोई चीज खराब लग रही है तो हमारे फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए वो। ये देखिए, महात्मा बुद्ध हैं और एक व्यक्ति है, उनको गाली दे रहा है, तो दूसरा उनका शिष्य कहता है कि आपने इतनी ज्यादा इसने गाली दी और आपने इसको कुछ नहीं बोला। बुद्ध बोले, तुमने मुझे 100 रुपए दिए आनंद और मैंने नहीं रखे, तो 100 रुपए किसके पास रहेंगे? मेरे पास रहेंगे, मेरे पैसे हैं। तो वैसे ही उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी और मैंने नहीं ली, तो वो गाली उस व्यक्ति के पास ही रही, है ना। वो जो मुझे बैठने के लिए नहीं बोल रही थी, तो वो बेइज्जती मेरी नहीं कर रही थी, वो खुद की कर रही थी। जिस दिन मैं इस चीज को समझ जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे बैठने के लिए बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा। मुझे इन सबसे ऊपर उठना है, मुझे समझना है कि ये जो व्यक्तित्व दिख रहा है ये सिर्फ बाहरी है, इसके भीतर एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है जो खुद से ही परेशान। आप समझ रहे हो, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो, हमारे सराउंडिंग में कोई लोग भी हो सकते हैं। जब हम इस अंदर और बाहर की पर्सनैलिटी को समझना चालू कर देंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। दुर्भाग्य क्या है, मैं भी पहले करती थी, बॉडी लैंग्वेज सिखाती थी, टाइम मैनेजमेंट सिखाती थी, और मैं विश्वविद्यालय में यहाँ डीएवी भी मैं सिखा रही हूँ कितने सालों से बच्चों को, ये स्टेज फियर का सामना कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सारी बाहरी चीजें सिखा रही हूँ मैं, अंदर तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी है ना। तो हम अंदर की चीजों पे बात क्यों ना करें, उसको अगर समझ लेंगे तो बाहरी पे तो बहुत लोग कर रहे हैं, है ना। तो कहने का आशय है, पर्सनैलिटी के दोनों रूपों को समझे। हम कितना ध्यान रखते हैं ना चकाचौंध का, आज मैंने ये किया कि नहीं, आज मैंने ये किया कि नहीं, आज मैंने ये किया कि नहीं। अरे आज मैंने मेरे मन पर ध्यान दिया कि नहीं, आज मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आज मुझे बहुत चिढ़ छूट रही है। जब हम इस तरह की बात करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप देखिएगा हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, हमारी जो चिंताएं हैं, हमारा जो व्यवहार है, उसमें बहुत कुछ सुधार संभव होगा। बड़ी सफलता वो पाता है जो भीड़ में अकेले खड़े होने की क्षमता रखता है। जो हमारा मन है ना, उसके मन में है कि मैं मेरा एक अलग रास्ता अख्तियार करूं, कुछ कर गुजरूं, लेकिन डर लगता है, बहुत डेयर चाहिए अकेले जाने के लिए। तो वो जो अकेला चला जाता है वो आगे निकल जाता है। नेक्स्ट, बिना वजह के विचारों से बचना है ना। हम लोग कहते हैं विचारों के डाकू। कई बार ऐसा होता है, सुबह सुबह आप उठे और अपना काम कर रहे हैं, एकदम से इतने सारे थॉट आपके दिमाग में आ गए, इतना ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करने लगे कि सामने वाला आपको लगता है कि ये तो मूर्ख है, कुछ नहीं कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। अब आपके थॉट्स ज्यादा आ गए तो इसकी क्या करती है, वो तो अपनी स्पीड से चल रहा है ना। तो बहुत सारे थॉट्स बिना वजह के, मैंने आपको बताया ना 60,000 विचार है, फिल्टर लगाना पड़ेगा। आज 10 विचार है जिन पर मुझे काम करना है, बिना वजह के विचारों में नहीं उलझना। मेरी भैंस, मेरे खेत में उसकी भैंस चरने आ जाएगी तो मैं ये करूंगा, ये मैं तभी भी तो निर्णय कर सकता हूँ जब उसकी और मेरी दोनों की भैंस और खेत की भौतिक अस्तित्व साबित हो जाएगा। क्लियर? दूसरा, अपनी कमान अपने हाथ में रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा रिमोट आपके हाथ में है ना। सपोज मैं यहाँ बहुत जोश से पढ़ा रही हूँ, आप लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे है ना, तो मैं क्या बोलूँ, अरे यार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा, मजा तो मेरे हाथ में है, मैं करूंगी ना डिलीवर ऐसा लेक्चर, आपको आएगा ही आएगा। समझ में आ गया ना, मेरा रिमोट मेरे हाथ में है, मेरा गुस्सा, मेरी खुशी, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं करोगे। अगर आपके करने से मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो फिर मेरा जो, जैसे टीवी में अपन चैनल नहीं बदलते, देखो ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई हमारा चैनल बदलता है ना। कई बार मुझे कोई बोलता है अरे मेरे कारण आप परेशान हो गई, तो मैं बोलती हूँ कि मैं सिर्फ अपने कारण परेशान होती हूँ, आपकी इतनी, उसको नहीं बोलती, पर मैं आपको बता रही हूँ, उसकी इतनी क्षमता नहीं हो सकती कि मुझे परेशान करेगा। मेरा रिमोट मेरे हाथ में, उसको, वो कौन है भाई साहब, सबसे बड़ा है रो, क्या कहेंगे लो, ये तो आप सबको मालूम है, आप इसी में जिंदगी बिता देते हैं। मनुष्य अपनी इंफीरियरिटी रोकने के लिए जो कोशिश करता है उसे ही आप सुपीरियरिटी समझते हैं। आपको एक चीज बताती हूँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोई चीज ही नहीं होती। आपने सुना होगा ना,
उसमें बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम का कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। आपके अंदर कोई इंफीरियरिटी है, उसको रोकने के लिए आप जो एक्शन करते हो, यानी कोई भी व्यक्ति अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा शोशाबाजी कर रहा है, अगर आप गहराई में जाके देखोगे तो कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो वो छुपाना चाहता है ना। इवन आप उदाहरण छोटा सा ऐसे समझो कि कोई मान लो व्यक्ति ऐसा बोले कि मेरे घर में सब बहुत अच्छा है ना, मेरे घर में सब बहुत बढ़िया है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मान लो बुजुर्ग हैं, हमारे बेटा को हमारा बहुत ख्याल रखते हैं ना, या मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं और मैं वहां पे बहुत कंफर्टेबल हूँ। अरे किसी ने पूछा कि आपको आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, लेकिन आप अगर डिसकंफर्टेबल हो तो आप बार बार बोलोगे उसके बारे में। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है आप समझ के चलिए, अपना भी और दूसरे का भी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शोबाजी कर रहा है तो आप समझ के चलिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया है, सुपीरियरिटी दिखा रहा है इस चीज की। ये देखिए एक और छोटा सा एग्जांपल है, बेटा और पिता है। ये बेटा पूछ रहा है क्या मैं खेलने जाऊं पापा, तो पापा बोलते हैं कि हाँ जा, लेकिन अगर तूने मम्मी को ऐसा बोला ना कि पापा ने बोला खेलने जाऊं तो बिल्कुल नहीं भेजेगी। पापा ने भेजा, पापा कैसे भेज सकते हैं, तो क्या करूं पापा, मम्मी से जाके ये बोल कि पापा मना कर रहे हैं कि खेलने नहीं जाना, तो मम्मी क्या बोलेगी, पापा कौन होते हैं मना करने वाले, तू अभी जा। नेक्स्ट, ये भी ऐसे ही एक उदाहरण है। यहाँ पर एक साधु है, आप इमेजिन करिए एक झोपड़ी है बहुत दूर पहाड़ पर, साधु को सांस मिलती है, साधु से पूछती है कि हमारे घर गए थे, बोले हाँ। मेरी बहू ने क्या बोला, बोले कुछ नहीं दूंगी। बहू ने ऐसा बोला, चलो मेरे साथ। क्यों, ये कौन होती है मना वाली कुछ नहीं देगी, मैं सास हूं, मैं बोल रही हूँ ना कुछ नहीं दूंगी, बात आगे से कभी आ गया ना मेरे घर तो देख लेना, मेरी बहू घर में अकेली रहती है, टांग तोड़ दूंगी तेरी इस रास्ते पे कभी दिख गया तो। साहब यही बात आप नीचे बोल सकती थी ना कि कुछ नहीं देना, लेकिन मैं सास हूं, मैं मना करूंगी, वो होती कौन है मना करने वाली। ये क्या है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो कि किसी न किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आया है। आप इसको समझिए कि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग देयर, है ना, और हमको नहीं बनना ऐसा। वो कोई दूसरा अगर ऐसा कर रहा है कि मेरी बहू कौन होती है मना करने वाली, मैं मना करूंगी, तो ना तो हमको ऐसी सास बनना है और ना ही हमको ऐसी बहू बनना है, और साधु तो बिल्कुल ही नहीं बनना। नेक्स्ट, आप जैसे हैं उसे पूरी तरह से स्वीकारे बगैर हीनता से छुटकारा संभव नहीं है। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे में ये कमजोरी है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं हिंदी मीडियम से आई हूँ, हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूँ। जब मैं HRDC में आई तो बहुत ज्यादा अंग्रेजी का बोलबाला और सारी चीजें, तो मुझे सारे लोग ऐसा हरेस करने लगे, तुमको इंग्लिश नहीं आती, तुमको इंग्लिश नहीं आती। मैंने बोला कि यार ये क्या नाटक है, फिर मैंने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है, लेकिन मैं चूंकि उस विषय की कभी विद्यार्थी नहीं रही और उस भाषा के साथ मेरा कभी बहुत लगाव नहीं रहा, तो मुझे नहीं मजा आता है। तो मैंने उसको स्वीकार किया और फिर मैंने सोचा कि मेरी हिंदी को और हिंदी से मिले मेरे ज्ञान को मैं इतना बढ़ाऊंगी कि बड़े बड़े अंग्रेजी जानने वाले लोग पानी भरे। तो ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है। उसके बाद हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, बजाय इसके कि जो मेरे अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती थी, तो मैं उस इंग्लिश लर्निंग पे अगर काम करती तो मैं आज आपके सामने आके खड़ी नहीं हो पाती, है ना। मैंने किस चीज पे काम किया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरी बात से मैं लोगों के जीवन को बदल सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा हिंदी में बोल सकती हूँ, मुझे वो काम करना है। तो जैसे आप हैं वैसा अपने आप को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, तुलना करना मनुष्य में हीन भावना को जन्म देता है। हमारा जो मन के नियम की हम बात कर रहे थे ना कि कैसे हमारा मन जो है वो अच्छे जो शक्तियों के केंद्र है वो एक्टिवेट होंगे। कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, अपना भी, अरे इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं, अरे तो जो अपने पास है उसमें खुश रहो ना यार, उससे क्यों कंपैरिजन करना, या अपने बच्चों में या अपने स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट, अब देखिए हम दुखी क्यों हैं, हम दुखी हैं हमारे अटैचमेंट के कारण। जिस दिन डिटैचमेंट की कला हमको आ गई, हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। आप जब भी जिंदगी में तकलीफ में आए, बहुत ज्यादा दुखी महसूस करें, आप चेक करिएगा कि किसके साथ मेरा मन जो है वो बंधन में आ गया। बन के बंधन के बिना कोई बंधन नहीं है, दुनिया में कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप अपने आप को उस हाथी की तरह बांध लेते हैं जो एक पतली सी डोरी से बंधा है। हकीकत में वो डोरी आपकी शक्तियों के सामने कोई वजूद नहीं रखती है, लेकिन आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं चीजों में कि आप भूल जाते हैं कि इससे परे भी जीवन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वर्क प्लेस में मजा नहीं आ रहा है ना, या घर में नहीं आ रहा, कोई से एक प्लेस पे मजा नहीं आ रहा। अब आप घर से ऑफिस आए और घर में आपको मजा नहीं आ रहा, आप वो टेंशन यहाँ पे भी लेके आए, अरे घर तो घर पे छूट गया, यहाँ पे तो बिंदास काम करिए।
आपको ऑफिस में मजा नहीं आ रहा, आप घर गए, वहां पे आप दुखी, अरे ऑफिस तो ऑफिस में छूट गया। आप में से बहुत सारे लोग टाइम देखने लगे हैं, कितना टाइम बचा बेटा? 15 मिनट। चल फटाफट चलो। इन्वॉल्वमेंट समझ में आ गया ना आपको? बहुत लंबा हो जाएगा। मनुष्य की तमाम अपेक्षाओं की शुरुआत अपना मानने से होती है। इन्वॉल्वमेंट कैसे आता है ना? जब मैं ये समझ लेती हूँ कि ये जो एचआरडीसी का ऑफिस है ये मेरा है, ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो भी घटित हो रहा है, जो भी समस्या है वो मेरी है, आप कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। समस्या उधर है और मैं इधर हूं। जब मैं उसको अपने आप से अलग कर दूंगी तभी मैं समाधान ढूंढ पाऊंगी। आपने देखा होगा ना, दूसरे की समस्या का समाधान हम यूं बता देते हैं, हम पूरे कहते हैं उस टाइम पर, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हमको कुछ नहीं सूझता। क्यों? क्योंकि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। माखी गुड़ में ऐसी मक्खी लिपट जाती है कि अपने प्राण खो देती है लेकिन गुड़ नहीं छोड़ती, है ना। मक्खी जो है ना गुड़ पे बैठती है और गुड़ को खाती है, वो सोचती है कि मैं थोड़ा सा गुड़ चख रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक ऐसा मेल्ट जाता है गुड़ और वो उस गुड़ में फंस जाती है। आपकी और मेरी हालत ऐसी है ना। हम अगर काम कर रहे हैं या हम कुछ भी हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे मन की खुशी के लिए, लेकिन हमारा मन ही कितना खुश है। उस मक्खी की तरह हो गए हम कि हम आए थे गुड़ खाने के लिए, लेकिन हमारे खुद के उसमें फंस गए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हम इन्वॉल्व हो गए। और जब हम डिटैच होकर देखेंगे ना तो हम देखेंगे कि हकीकत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्षपात और चुनाव, है ना, ये अक्सर हम करते हैं। मैंने आपको बताया ना, मुझे अमिताभ पसंद है, उसको शाहरुख, तो हम लड़ाई करते हैं। क्यों करना भाई? आपकी अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी वैसे देखा जाए तो चुनाव का उदाहरण है, लेकिन हमें बायस्ड नहीं होना है। और अक्सर हम बायस्ड होते हैं, जब भी हम समस्या में होते हैं कहीं ना कहीं हम बायस्ड होते हैं। नेक्स्ट, अपेक्षा, है ना। मैंने आपको बताया अभी कि अपेक्षा ही सारे दुखों की जड़ है। नेक्स्ट, शार्प मेमोरी या तर्क क्षमता, इंटेलिजेंस कतई नहीं है। मेरे को अगर मान लीजिए सारे देशों की राजधानी याद है, सारे देशों की मुद्रा याद है, फलान है, ढिकान है, तो जनरल नॉलेज का कोई क्विज तो मैं जीत लूंगी, है ना। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरी रोती हुई बच्ची को चुप कैसे कराना है ना। या मेरी बॉस ने अगर मुझे बैठने के लिए नहीं बोला है तो मेरे मन को कैसे हैंडल करना है, तो सारा ज्ञान बेकार है। तो इंटेलिजेंट बनना है। मेमोरी हमारी कितनी है, कितना हमने उसमें इकट्ठा कर रखा है, ये किसी जमाने में काम आता था, आज नहीं आता। आज क्या काम आता है? आप कैसे स्थिति को हैंडल कर लेते हैं, कैसे अपनी मनस्थिति को संभाल के परिस्थिति को हैंडल कर लेते हैं। ये देखिए, बुद्धिमान और इंटेलिजेंट में क्या अंतर है, फटाफट पढ़ लेते हैं। बुद्धिमान नया जानने समझने और उसके आधार पर लोगों में प्रभाव जमाना चाहता है। इंटेलिजेंट जितना जरूरी हो उतना ही जानने में इंटरेस्ट रखता है, बात को पूरे विस्तार से जानने में रुचि रखता है, सिर्फ बात के सार में रुचि। एक गलती को 1000 तरीके से करता है, इंटेलिजेंट के लिए एक एक्सपीरियंस काफी है। लगातार हाथ पांव मारते रहना उसको लगता है यही जिंदगी है, जबकि इंटेलिजेंट बड़े मौके को भुनाने में विश्वास करता है। हर वस्तु की आवश्यकता होती है बुद्धिमान को, लेकिन मौके पर काम नहीं आई तो मेरे कोई काम की नहीं, मैं इंटेलिजेंट। अनुभव के आधार पर अनावश्यक को पहचान कर हटाना समय और ऊर्जा की बचत करता है। एक्सपीरियंस करिए कि ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैं अभी भी फेसबुक व्हाट्सएप खोल के बैठा हूँ, वो तो मैं जिंदगी में चला लूंगा, लेकिन अभी जो सुनने मिल रहा है क्या पता उससे मैं कुछ सीख लूं, है ना। देखिए कि कितना व्हाट्सएप चलाना जरूरी है, कितना फेसबुक चलाना जरूरी है। मैं अभी बैठ के वेट कर रही थी आप तक पहुंचने का, तो मैंने 2 मिनट व्हाट्सएप खोल लिया, लेकिन इसके अलावा अगर मैं पूरे दिन वही कर रही हूँ तो कितना नॉनसेंस है। अब समझ रहे हो ना कितना जरूरी है क्रिएटिविटी। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए भी जीवन में परेशान हैं कि हमने अपनी क्रिएटिविटी को खत्म किया। हम करना कुछ चाहते हैं और हम कर कुछ रहे हैं। कैसे पहचाने कि हम कौन से क्षेत्र में क्रिएटिव होना चाहते हैं? जिस काम में हमको इंटरेस्ट आता है, जो काम करके हम कभी थकते नहीं हैं, जो काम करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और क्रिएटिविटी निखारने के लिए अद्भुत दृढ़ता और अदम्य साहस की जरूरत होती है। मान लीजिए मुझे पसंद है आपके बीच में आके बात करना ऐसे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, बहुत देर लगती है अंदर से। कोई भी काम जो आपको पसंद है वो करने के लिए देर लगती है। कैसे देर? आप देखिए अगली स्लाइड में, ये देखिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर फोटोग्राफर बनना चाहता था, है ना। तो वो फोटोग्राफर तो नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही फोटोग्राफी कर ली। तो कहने का आशय क्या है, जो अंदर है उसको अभिव्यक्त करिए, उसको बाहर लेके आइए। महिलाओं के लिए पहले बड़ा आसान था क्रिएटिव होना, लेकिन आजकल हमारी महिलाओं ने भी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे तिलांजलि दे दी है। पहले हम कितना काम करते थे घर में, है ना, कितनी चीजें घर में बनती थी, अभी सब कुछ रेडीमेड। पुरुष, मैं बहुत छोटे में बता रही हूँ, है ना,
आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट मैदान में जाके खेलिए, टीवी में कुछ देखने से हासिल होने वाला नहीं है ना। कुछ करिए जो आपको अंदर से पसंद है, आपको कुछ आउटपुट लेके आइए लाइफ में, ना कि ऐसा कि भाई मैं सोच रहा हूँ। मैंने आपको बताया ज्यादा विचारों से कुछ होने वाला नहीं है, जस्ट डू। स्पॉन्टेनियस माइंड में आया आज मुझे क्रिकेट खेलना है, 2 घंटे खेल के आइए, फिर आप महसूस करिए अपने अंदर की ऊर्जा को, कितना आपका मन प्रफुल्लित होता है, कितना आप वर्क प्लेस पे अच्छे से कर पाते हैं। जी नेक्स्ट, कंसंट्रेशन है ना। मन का जो नियम है एक, वो बहुत बड़ा है कि अगर आप कंसंट्रेट होके करेंगे तो वही काम आप 1 घंटे में कर देंगे। अगर कंसंट्रेट नहीं है, आप कंसंट्रेशन डिस्टर्ब है तो 1 महीना भी लग जाएगा, वो काम कंप्लीट नहीं होगा। अब आप देखिए कंसंट्रेशन आता कहाँ से है। क्षेत्र विशेष में रुचि ना हो। अगर मान लीजिए मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, है ना। लेकिन अगर मुझे लेक्चर लेना है तो मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, मैं रात में सोते वक्त भी स्लाइड चला लेती हूँ, कुछ नहीं मेरे को टाइम मिला, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नींद में एक स्लाइड मेरे को ध्यान है, इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये स्टोरी, ये बात, ये, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। उसके बाद में ऊर्जा की कमी कैसे होती है? ऊर्जा हमको 3-4 चीजों से मिलती है। खाने से, है ना। आपने अगर बासी फूड खाया है तो आपको पूरा आलसी महसूस होगा ही होगा। होटल का खाया है, मान लीजिए, जो फ्रेश नहीं है, जो बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार है, या आपको मतलब टाइम पे नहीं खाया आपने, है ना। तो जब भी आपको अनईजी लगे, कंसंट्रेशन में कमी लगे, तो चेक करिए कि आपका लेवल एनर्जी का डाउन है क्या। और वो डाउन कहाँ से होगा कि आज आपने टाइम से खाना नहीं खाया, या ज्यादा खा लिया, है ना, जीभ के स्वाद के चक्कर में, या फिर बासी था खाना, होटल में गए तो आपको पता ही नहीं कितने दिन का क्या बना है। तो आप आशय क्या है, खाने को चेक करिए। दूसरा क्या है, नींद। अगर आपका आराम बराबर नहीं हुआ है ना, नींद कितनी चाहिए? 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए एक आदमी को। आपने ज्यादा ले ली तो भी समस्या है, कम ले ली तो भी समस्या है। और अच्छी नींद कैसे लेनी है, वो आप ब्रीथ पे ध्यान दे जाओ, बिंदास नींद आ जाए। फिर उसके बाद में ऊर्जा क्या है, हमको विचारों से भी मिलती है। जैसे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति से मिलकर, किसी किताब को पढ़कर कोई थॉट हमारे दिमाग में आता है, एकदम एनर्जेटिक लगने लग जाता है। तो हमारे थॉट्स भी एनर्जी को ड्राइव करते हैं। तो ये देखिए आप कि हमको कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है और जबरदस्ती काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो हमारे माइंड है ना, सुपर कॉन्शियस, और वो कमजोर होंगे, उन पर आप ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। फिर कॉन्शियस सबकॉन्शियस एक्टिवेट होकर आपको परेशान करेंगे। नेक्स्ट, परिणाम कार्य करने से आते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं, हम पढ़ चुके हैं। दूसरों के भरोसे जीने से, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, मनुष्य का विश्वास घटता है। आत्मनिर्भर अगर हम हैं तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और वही काम अगर हम सोचें कि अरे ये कर लेगा मेरे बिहाफ पे, आप अधिकारी हैं, आपको काम बांटना है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका काम है और आप उसको दूसरे को अपॉइंट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होगा। नेक्स्ट, संतोष, सबसे जरूरी चीज। सब कुछ है लाइफ में, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, कितना भी आप कर लीजिए। ये सारी चीजें क्या है, असल में थोड़ा सा विश्लेषण मांगती है, थोड़ा सा विस्तार मांगती है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करें, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। खत्म हो गया आई थिंक, यस, चला दो भैया पूरा। हाँ, अब मैं आपको निवेदन करूंगी कि कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मैडम से इंटरेक्शन करना है, यू मोस्ट वेलकम। मुझे पता है आप दिन भर के यहाँ बैठे हुए काफी थक गए हैं, बट फिर भी मैं निवेदन करूंगी, क्योंकि प्रश्न ना होना 2 बातें बताता है। एक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है कि उसको कुछ भी समझ में ना आया हो और सब कुछ समझ में आ गया हो, तो थैंक यू। प्लीज आप में से किसी को भी अगर लग रहा है कि कुछ ऐसा है जीवन में जो इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में ऐसे ही चर्चा कर करके बहुत कुछ सीख लिया है। कुछ दिमाग में है और हम, अरे कौन बोलेगा, आप समझ रहे हो ना, प्रश्न पूछने से भी 1000 चीजें रोकती है, लेकिन ये ड्यूटी है, ये जरूरी है कि हम लाइव इंटरेक्शन के लिए छोड़ें। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वेबिनार ले रही हूँ। मैम जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। मेरी एक छोटी सी जो जिज्ञासा है वो ये है कि हमने बहुत कुछ क्रोध के बारे में बात की है, लेकिन हमने जब बात करी कि क्रोध को दबाने से ऐसा होता है, ठीक है, हम क्रोध को हम आगे निकाल कर अपने आप को खाली करके उसके अंदर और ऊर्जा भर सकते हैं, पर क्या क्रोध के अलावा भी और विकार है जो कि हमारी इस क्षमता को, मतलब हम सिर्फ क्रोध के ऊपर हम क्यों, मैं क्रोधी हूँ ना इसलिए
देखो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम ने, आप एक बुक का नाम नोट करिए, यू कैन हील योर लाइफ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमारी जो बीमारियां है ना शारीरिक, उसमें से सारी बीमारियां 90% बीमारियां हमारे अंदर के मनोविकारों से आती हैं। और 2 प्रमुख मनोविकार हैं, क्रोध और डर। अब आपने पूरे लेक्चर में समझ ही लिया होगा डर मैं हूं नहीं, है ना, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि सामने वाला भी नहीं डरता। फिर कौन सी चीज बच गई? क्रोध। तो मेरा जो फोकस है, आज आपने अच्छा याद दिलाया मुझे, मैं आगे इसमें इंप्रूवमेंट करूंगी। क्रोध पर आज ज्यादा फोकस हो गया, क्योंकि डर जो है ना वो अलग विषय है, समझ रहे हो ना। तो जो डर है अंदर, उस पर भी हमने बात की है वैसे थोड़ी बहुत, कि हम कमरे में जाने से ही डर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हमको उस पर आगे बढ़ना है। यू कैन हील योर लाइफ में लुइस है जो इसकी राइटर है, वो कहती है कि 2 मूल जो बातें हैं ना, डर और क्रोध, वही सारी बीमारियों को जन्म देती है। जैसे अगर मान लीजिए आप कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर जो है उनके हिसाब से अपने मन में जो छोटे छोटे डर होते हैं और हम उनको दबा जाते हैं, हम उनको एक्सप्रेस नहीं करते, तो आगे जाके वो कैंसर की गांठ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। जैसे मैं पहले अक्सर कहती थी मेरा सिर बहुत दुख रहा है, तो मेरे फादर ने जो डॉक्टर है ना, वो बोलते थे तुमको कोई प्रेशर है क्या? तो मैं बोलती थी मैं बोल रहा हूँ मेरा सिर दुख रहा है, ये बोल रहे कोई प्रेशर है क्या? मुझे समझ ही नहीं आता था कि सिर दर्द का प्रेशर से क्या संबंध है। लेकिन लुइस ये कहती है कि जिसको सिर दर्द होता है, आप मान के चलिए कि वो अंदर कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है। तो अब समझ में आता है ना कि प्रेशर तो था ही, जॉब नहीं है, ये नहीं है, पीएचडी चल रही है, एमफिल चल रहा है, कब क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो लाइफ में हमको समझना है। 2 मेन है मैडम, डर और क्रोध। आपको जब भी डिसकंफर्टेबल लगे ना, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, मूल में या तो डर होगा, जैसे मैं आपको बताया ना स्पॉन्टेनियस माइंड, क्यों नहीं आदमी कुछ कर पाता? डरता है, इनिशिएटिव लेने से डरता है। कोई भी आदमी, जैसे आप पूछ के देखिए, जो भी बड़ा है, सुमानी सर से पूछ के देखिए, आईटी डीएवी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को छोड़ दिया। नहीं, मेरे को सरकारी नौकरी और ये सब नहीं चाहिए, मुझे डेयर दिखाना है, मैं जाऊंगा प्राइवेट में। आज आप देखिए वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, समझ रहे ना। मतलब डर और गुस्सा 2 बेसिक है। आप जो गुस्से का बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, गुस्सा अकेला नहीं है। दूसरी चीज जो काम, अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है ना, तो पक्का डर होगा। 2 में से एक चीज तो है अंदर, समझ रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको समझा पाई। थैंक यू सो मच। 5 बज गए क्या सर? हाँ, एक नहीं, आप 10 ले लीजिए, मैं तो फ्री हूँ, आप लोग गाली ना दें कि मैडम 5 बजे का बोल के आई और लंबाई। सर मैम, आपने मैम बहुत सारे मतलब सारी चीज़ें अच्छी बताई हैं, बट क्या मैम बायोकेमिकल चेंजेस इन बॉडी, जैसे कि मान लीजिए मैम हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि मान लीजिए सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है, दैट आल्सो कॉजेज द एंगर्स इन द बॉडी, है ना। मतलब ज़्यादा लेवल ऑफ सिक्रीशन, वो एंगर मतलब आपको गुस्सा ज़्यादा करता है, तो ये सारे भी तो मैटर करते हैं। तो सर आप अगर उसके एक्सपर्ट हैं तो अगला लेक्चर आपका रखवा देंगे, मैं तो जिसके एक्सपर्ट हूँ वो मैंने बात कर ली। नहीं, आप समझ रहे हो ना भाई, आपका जो आप साइंस के विद्यार्थी होंगे, है ना, जी। तो साइंस वाला विद्यार्थी साइंस के हिसाब से एनालिसिस करेगा चीजों का, और मैं मन की विद्यार्थी हूँ, है ना। तो मैं मन कैसे गुस्से को बढ़ाता है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे आप जो हार्मोन्स की बात कर रहे हो ना, वो भी तो हमारे मनोभावों के हिसाब से ही निकलते हैं ना। वो ऐसे हवा में नहीं निकल जाते, अंदर हमारे कोई विचार आता है तब वो हार्मोन्स भी आते हैं, अदरवाइज क्यों आएंगे आप ही बताओ। और फिर धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे ना, आप मानेंगे नहीं, अगर मुझे 100% क्रोध आता था तो अब 2% आता है, और 2 आने के बाद भी मैं सचेत हो जाती हूँ, है ना। मतलब मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज है हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अब आपको अगर सिचुएशन हैंडल करते आती है अपने नॉलेज से, जो आप साइंस का बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उस साइंस का नॉलेज नहीं था, तो मैंने मन का नॉलेज लिया कि इस तरीके से हम चीज को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपके पास है, सर उनको दे दीजिए। और सर एक चीज और बोलूंगी, आप एक बात बताइए, अगर साइंस के द्वारा इतना ही आसान होता चीजों को समझना, तो साइंटिस्ट सुसाइड क्यों करते? समझ रहे हो आप? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साइंस सब समझते हैं अपन, लेकिन समझ नहीं आती उस टाइम। हाँ मैम, आपने बताया था कि आप नाभि पे कंट्रोल करना बताएंगे। नहीं, कंट्रोल नहीं, अपना ध्यान थोड़ा सा उस पर ले जाइए, कॉन्सेंट्रेट करना बताएंगे। तो कैसे बताऊंगी नहीं, आपको खुद को करना है। मैंने ये भी बोला था इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम नाभि पर कंसंट्रेट कर पाए, क्योंकि हमारा मन इतना ज्यादा हमको भटकाता है कि वो अपने सोर्स तक पहुंचने नहीं देता।
तो मन भटकाता है, मतलब नाभि ही भटकाता है? नहीं, मन देखो, हमारे जो विचार है ना, एक सेकंड सुनिए, जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो इतने ज्यादा एक्टिवेट हैं कि हमको अंदर तक पहुंचने ही नहीं देते। हम बाहर, जैसे आप समझ लीजिए कि आपका ये ऑडिटोरियम यहाँ पर है ना, अब आपको अंदर आने के लिए पहले बाहर तो पूरा विचरण करना पड़ेगा। अब बाहर ही आप घूमते रह जाओगे, आपको अंदर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। वही पूछ रहा हूँ मैं कि किस तरह से कंसंट्रेट करें। मेरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर भैया, वो दिखा दीजिए स्लाइड, आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं बता दूँ, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। हाँ, हो गया? और कोई? सब कर दें खत्म? चलिए, शुक्रिया। श्रेय मैं तो ले ही सकता हूँ, क्योंकि जयश्री बंसल जो आपके सामने डॉक्टर जयश्री बंसल बन के आई है, उसको जब इंदौर में हम लेके आए थे मतलब हम उस शादी में प्रतोष बंसल सर जो है, आप में से कुछ लोग जानते हैं, तो प्रतोष की शादी में जयश्री को बहू बना के हम ही लेके आए थे। तो वो दिन मुझे आज भी याद है। और जब हमने ये चालू किया, मुझे जब बात हुई थी प्रतोष से और जयश्री मैडम के कहाँ उन्होंने लेक्चर दिया है और क्या किया है, तो मुझे पता तो था, पर कभी इस संदर्भ में कभी बात नहीं हुई थी, इसलिए। परंतु आज आपने जब देखा तो मुझे गौरव है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने जयश्री को जो है तुरंत बुलाया कि आप, और आलोक को बोला था कि भाई तू 1-2 दिन में 5 दिन में कभी ना कभी जो है ये लेक्चर पक्का करवाना है। अनफॉर्चुनेटली जैसा बताया कि 3 घंटे का ये प्रिपरेशन है, और आपको पक्का दिखा होगा कि मैडम जो है बिल्कुल सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस की तरह उन्होंने अपना लेक्चर चलाया है, क्योंकि 3 घंटे का लेक्चर को यदि फॉर दैट सेक 1.25-2 घंटे में कंप्लीट करना है तो टाइम तो लगता है। एंड यू ऑल आर टीचर्स, यू नो योर ओन लिमिटेशन दैट इफ यू आर हैविंग ए लेक्चर, एंड मुझे नहीं लगता है 101 स्लाइड से कम होगी, तो यदि इतना आपको प्रेजेंट करना है, और वो गलती मेरी ही थी, क्योंकि जब हम आने वाले थे लास्ट मोमेंट पे चांसलर साहब ने कॉल किया कि मैं निकल रहा हूँ, सोमानी जी को बोलो जरा 5 मिनट मेरे पास आ जाए। और रास्ते में जैसे आपने अभी जिक्र भी किया जयश्री मैडम ने कि एक वो जो डर होता है वो सोमानी सर ने अपने मन से निकाल के, और IIT DAV भी छोड़ के, जो कि इतना आसान नहीं होता है, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट इफ समबडी इज इन दैट पोजीशन जहाँ पे आप हेड भी बने हो और आपको दिख रहा है कि भविष्य में पता नहीं क्या होने वाला है, बट आपको वो डर, वो प्यार और वो गुस्सा, वो तीनों उभारना कितना जरूरी है, वो शायद आपको आज के लेक्चर से समझ में आया होगा। इस लेक्चर की खासियत ये थी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। इस पूरे लेक्चर में आपको कई चीजें ओपन करके और आपके मन में छोड़ दी गई है। यू जज बाय योर ओन एंड टेक योर ओन डिसीजन। इफ यू फील कि आपको चिरमिराहट हो रही है तो आपका हेड कौन है उसकी चिंता न करें, आपका वाइस चांसलर कौन है वो भी चिंता न करें, और उसके ऊपर मैं नहीं बोल सकूंगा, परंतु आप अपने स्वयं के मालिक हैं। और वर्तमान में यदि आप जी सकें, और आपको यदि इस लेक्चर में मुझे तो बहुत सारी सिमिलरिटी, वो जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का कोर्स हमने और आपने जिन्होंने भी किया है,
उनको वो फील आने लगता है कि मैडम क्या बोलने जा रही है और क्यों बोलने जा रही है और उसका संबंध कहाँ है और कैसा है। आप निश्चित रूप से जो 100% से और 2% पे जयश्री मैडम आई है, गुस्से की बात कर रहा हूं, तो शायद मैं तो 300% से 2% पे आया हूं। आप लोगों को इस पूरे 2 घंटे या पौने 2 घंटे के डिस्कशन में, जिसका टाइम मैंने शायद हम ज़्यादा नहीं दे पाए, क्योंकि जयश्री मैडम ने जब रिक्वेस्ट किया था तब हमने बोला भी था कि हम नॉर्मली हमारा जो प्रोसेस है, एक फॉर्मेट है कि हर बार हम एफडीपी जो कराते हैं 2 घंटे की करते हैं। उसका भी रीज़न है क्योंकि 3 बजे हमारा एक सेशन खत्म हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ दी फैकल्टी मेंबर्स आर अवेलेबल। 2 बजे से करेंगे तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फिर 3 बजे कुछ आधे घुसेंगे, बाहर निकलेंगे। वो मुझे हमेशा मेरी क्लास में भी पसंद नहीं था। जैसा आपने बोला था कि अंदर घुसना है, तो मेरी क्लास हमेशा के लिए ओपन होती है कि आपको उठना है आप चले जाओ, पर किसी को डिस्टर्ब ना करो, और आपको आना है आप आके बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई बिलीव ए वेरी गुड स्टार्ट ऑफ अगेन दीज एफडीपीज विथ सम वेरी क्रिएटिव थॉट। मन मैडम ने बोला है, आप उसको समझ लें, आपकी जो इच्छा है वो समझ लें, परंतु निश्चित रूप से यदि आप अपने वर्तमान को अच्छा बनाते हुए चलेंगे तो भविष्य सुखद होगा। धन्यवाद जयश्री मैडम का और आप सभी का, जिन्होंने समय निकाल के इस पुरानी परंपरा को फिर से हमने जीवित किया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।